नमस्ते। आज हम फरवरी का इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं, जो कि फर्स्ट ग्रेड में लगता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। ये फरवरी का करंट अफेयर्स आप आगामी जो शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं हैं संस्कृत विभाग की, उसमें काम में ले सकते हैं। चाहे आपका पशु परिचर का एग्जाम है उसमें भी काम आएगा, और चाहे आप आरएस का अगला पीटी का लिए प्रिपेयर कर रहे हैं 2025 जो 2 फरवरी को है, तो उसमें भी आराम से काम आएगा। तो चलो हम आराम से अपनी क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। आशा करती हूँ कि आपने पिछली करंट अफेयर्स की क्लास अच्छे से देखी होगी, और आपको मैंने एक अलग तरीके से बताया कि देखो जनवरी से क्या सच में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आया। तो मैंने आपको राजस्थान के करंट अफेयर्स से जनवरी से जो भी क्वेश्चन पूछा गया 6-6 महीने बाद की परीक्षाओं में पूछा गया, वो भी मैंने आपको बताया। तो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल से क्लास देखनी है अपने एग्जाम के अनुसार, और एग्जाम के अनुसार क्लास देखने के बाद आपने सारे के सारे क्या करने हैं, रिवीजन लगाने हैं। ठीक, और देखो समझ कर पढ़ना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। सिंपल आकर यहाँ पे अगर मैं रीड कर दूं तो आपको क्यों क्या समझ में आएगा, आपको मेरी क्लास या आपको मेरा पढ़ाया हुआ क्यों समझ में आता है? क्योंकि मैं आपको हर चीज को खोल खोल के क्या करती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ, और इसी वजह से आपको चीजें जल्दी याद होने लगी है, और यही कारण है कि आपको चीजें समझ में आने लगी है। तो जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप कुछ भी ढंग से याद नहीं कर सकते, और उसके मल्टीपल रिवीजन बहुत बार लगाने पड़ेंगे। और अगर आपने मल्टीपल रिवीजन नहीं लगाए तो अल्टीमेटली दिमाग से वो चीज़ छूट जाएगी। इसीलिए कहती हूँ कि समझ समझ कर पढ़ें, समझ समझ कर याद करें, और समझ समझ कर जब सारी चीज़ें दिमाग में बिठाओगे और उसे 24 घंटा अपने साथ लेकर घूमोगे, तो बहुत जल्दी चीज़ें क्या हो जाएगी, दिमाग में स्थिर हो जाएगी। तो बस ये सीख याद रखें। तो चलो आज की हमारी फिर से फरवरी की करंट अफेयर्स की इंटरनेशनल और नेशनल की शुरू करते हैं। इसमें भी मैं आपको जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बताऊंगी कि पेपर के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन नेशनल, इंटरनेशनल और राजस्थान की परीक्षाओं से फरवरी के अंदर आपको पूछे गए हैं। ठीक, तो चलें आज की क्लास शुरू करें। तो माँ जगदम्बा का नाम लेते हैं, और माँ जगदम्बा का नाम लेकर ये क्लास शुरू करते हैं, ताकि उनके आशीर्वाद से हमें अच्छे से याद हो, अच्छे से समझ आए, और हमारा पेपर में क्वेश्चन भी क्या हो, अच्छे से हो। चलो पढ़ते हैं। हाँ, अब देखो आज हमें फरवरी पढ़ना है, और फरवरी का नेशनल और इंटरनेशनल पढ़ना है। अब देखो फरवरी में सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ रहे हैं। पहला पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत इंपॉर्टेंट सी बात क्या है वो भी अभी आपको समझ आ जाएगी। तो देखो ब्रिटेन के किंग चार्ल्स सेकंड ने, तो पहला नाम आपको याद रखना है कि ब्रिटेन का एक राजा है ना। वैसे भी ब्रिटेन को अपने राजा रानी बड़े प्यारे हैं, तो ब्रिटेन के पास एक राजा है और उनका नाम क्या है, चार्ल्स सेकंड। देखो किंग मत याद रखो, चार्ल्स थर्ड। तो आपको यहां निकाल के रख लेना है कि चार्ल्स थर्ड जो है उसने कुछ किया है। उसने क्या किया है भाई, चार्ल्स थर्ड ने कौन सा तीर मार दिया है? तो देखो चार्ल्स थर्ड ने नाइट कमांडर, ये टाइपिंग का एरर है, नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट अवार्ड ऑफर ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो देखो चार्ल्स थर्ड ने कुछ नहीं किया है, चार्ल्स थर्ड ने क्या किया है, एक प्राइज दिया है। एक प्राइज का नाम क्या है, नाइट कमांडर। क्या है प्राइज का नाम, नाइट कमांडर। और नाइट कमांडर के साथ और दूसरी चीज कौन सी याद रखनी है, मोस्ट एक्सीलेंट, मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर, मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर, मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर। ठीक, मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर, ये कोई एक क्या है, पुरस्कार है। ये पुरस्कार क्या है, चार्ल्स थर्ड किसी को बांट रहे हैं। ठीक है, जैसे अपन रेवड़ी बांटते हैं ना, जब लोहड़ी आती है तब रेवड़ी बांटते हैं, और भी कभी रेवड़ी बांटते हैं। तो वैसे ही ऐसे समझो कि चार्ल्स थर्ड जो है ना वो रेवड़ी बांटने को निकले हैं, और ये रेवड़ी ऐसी वैसी नहीं है, ये रेवड़ी का नाम है नाइट कमांडर। तो नाइट कमांडर की जो रेवड़ी है चार्ल्स थर्ड ने किस व्यक्ति को बांटी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो चार्ल्स थर्ड ने ये रेवड़ी बांटी है भारत के सुनील भारती मित्तल को। अब सुनील भारती मित्तल कोई ऐसा वैसा नाम नहीं है। सुनील भारती मित्तल ने जो भी काम किया है उसकी वजह से आज हमारे फोन चल रहे हैं, एयरटेल की सिम है हम सभी लोगों के पास। तो जो सुनील भारती मित्तल है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, सुनील भारती मित्तल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुनील भारती मित्तल को अभी चार्ल्स थर्ड ने एक रेवड़ी बांटी है, और वो रेवड़ी कौन सी है, नाइट कमांडर की है। तो बहुत सिंपल, वन वन वर्ड में क्या करते जाना है, सेव करते जाना है। और अब से जब आप रेगुलर मेरी करंट अफेयर्स की सीरीज देख रहे हो, मेरा इंडिया जीको का आपने 2020 का क्लास देखा है, आगे मैं जो भी आपको पढ़ाने वाली हूँ जिसको आप बहुत तबीयत से देखने वाले हो, तो ये बात को गांठ बांध लीजिए कि क्लास वही देखेंगे जिसमें समझ में कुछ आता है। जिसमें हमें समझ में कुछ नहीं आता हम उस चीज को पीछे छोड़ देंगे। समझ के साथ ही आगे बढ़ना है, तभी बहुत जल्दी क्या कर लोगे आप,
सिलेक्शन ले लोगे। अगर समझ नहीं डेवलप होगी तो सब कुछ क्या रह जाएगा, गौण हो जाएगा। वही बात है, बार बार चक्रव्यूह के अंदर क्या करना पड़ेगा, घुसना पड़ेगा। तो अगर आपको चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर निकलना है तो समझ डेवलप करनी है, और वो मैं आपकी आराम से डेवलप करवाऊंगी ताकि आपको एग्जाम में क्या नहीं हो, तकलीफ नहीं हो। तो बहुत सिंपल सी बात याद रखनी है, बहुत सिंपल सी बात ये याद रखनी है कि चार्ल्स थर्ड ने रेवड़ी बांटी है। ये रेवड़ी नाइट कमांडर ब्रांड की है, और ये नाइट कमांडर ब्रांड की रेवड़ी किसको बांटी गई है, सुनील भारती मित्तल को बांटी गई है। अब रेवड़ी ऐसे ही नहीं बांटी गई है, सुनील भारती मित्तल ने भारत और ब्रिटेन के बीच में जो व्यापारिक संबंध है उसको क्या किया है, मजबूत किया है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि सुनील भारती मित्तल से ब्रिटेन के लोगों को फायदा हुआ है, भारत के लोगों को भी फायदा हुआ है, दोनों के बीच का व्यापार बढ़ा है। और इसी वजह से, इसी खुशी में चार्ल्स थर्ड जो ब्रिटेन के किंग है वो क्या कर रहे हैं, रेवड़ी बांट रहे हैं। और ये रेवड़ी सबसे पहले किसको बांटी गई है, सुनील भारती मित्तल को। सम्मानित पहले भारतीय व्यक्ति हैं सुनील भारती मित्तल। यह सम्मान इन्हें भारत ब्रिटेन के बीच मजबूत व्यापारिक संबंध करने हेतु दिया गया है। तो इसे याद रखना है, इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर हम चलते हैं आगे। आगे चलने से पहले हम फिर से एक चीज को ध्यान रखते हैं। अब आप मुझे बताओगे कि चार्ल्स थर्ड ने क्या किया है, बहुत खुश है ये आज, तो ये क्या बांट रहे हैं, रेवड़ी। अब ये रेवड़ी किस नाम से याद रखनी है आपको, नाइट कमांडर नाम से याद रखनी है। और नाइट कमांडर नाम से जब आप इस रेवड़ी को याद रखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक भारतीय को सबसे पहले मिली है, और वो भारतीय कौन है, आपका सुनील भारती मित्तल है। और सुनील भारती जो मित्तल है, सुनील भारती मित्तल, इसको क्यों मिल रही है, क्योंकि इसलिए मिल रही है क्योंकि इसने क्या किया है, व्यापार अच्छा किया है। किस किस के बीच में, भारत और ब्रिटेन के बीच में। तो बस देखो हमारा प्रॉब्लम क्या हो गया है, बिल्कुल सॉल्व हो गया है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, अपने अगले क्वेश्चन की, सॉरी अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो देखो ग्रीस के पीएम, अब देखो ग्रीस का नया पीएम बना है, ठीक है। अब ग्रीस का नया पीएम कौन है, किरियाकोस मित्सोटाकिस। अब आपको याद नहीं रहता ना, तो आप क्रिया याद रखो, क्या याद रखो, क्रिया, और पीछे के शब्द क्या याद रखो, टॉकिस याद रखो। बस देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अगली इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो है रायसीना डायलॉग। अब रायसीना डायलॉग क्या है, रायसीना डायलॉग जो है वो एक प्रकार का पार्टी है। क्या है, एक प्रकार का पार्टी है। जैसे हम बर्थडे पार्टी में जाते हैं, जैसे हम मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी में जाते हैं, या हम पूल पार्टी में जाते हैं, वैसे ही एक पार्टी है जिस पार्टी का नाम है रायसीना डायलॉग। एकदम रॉयल नाम रखा गया है। ये पार्टी कहीं कहाँ हो रही है, नई दिल्ली के अंदर हो रही है। ये पार्टी दे कौन रहा है, तो दो लोग दे रहे हैं, एक दे रहा है विदेश मंत्रालय और दूसरा इसके साथ है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। कौन है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। तो बहुत सिंपल सी चीज दिमाग में रखनी है कि हमें एक पार्टी में शामिल होने के लिए दिल्ली जाना है, और वो पार्टी कौन सी है, रायसीना डायलॉग की है। अब ये पार्टी जो इतनी रॉयल नाम के साथ सामने आ रही है, ये पार्टी देख कौन रहा है, तो दो लोग इसके दावेदार है, पार्टी के दावेदार है, वो है आपके विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। अब इसके अंदर मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि कौन है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पूछा जा सकता है कि आपकी रायसीना जो पार्टी हुई थी हालिया नई दिल्ली के अंदर, उसके अंदर मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि कौन था, कौन था चीफ गेस्ट जिसको देखकर आप वहां पे जाने के लिए एकदम क्या हो गए, तैयार हो गए। तो वो थे ग्रीस के प्रधानमंत्री। कौन थे, ग्रीस के पीएम, यही ग्रीस के पीएम किरियाकोस। ठीक। अब 2024 का ये जो थीम था वो क्या था, तो चतुरंगा। क्या था, चतुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कॉपरेशन, क्रिएट। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कॉपरेट और क्रिएट। कुछ नहीं, आपको 4 सी ढूंढने हैं। देखो बहुत सिंपल है, इंग्लिश से डरना मत, 4 सी आपने ढूंढने हैं। पहला सी है कॉन्फ्लिक्ट, दूसरा सी है कॉन्टेस्ट, तीसरा सी है कॉपरेट, चौथा सी है क्रिएट, बस और कुछ नहीं। तो बड़े आसान से समझ में आया। अब अपन चलते हैं आगे की ओर। अब आगे की ओर बढ़ने से पहले पिछले का रिवीजन जरूरी है। तो अब आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है चार्ल्स थर्ड। इससे संबंधित सारी चीजें आपने क्या करनी है, क्लास में टाइप करनी है। और मैं बहुत खुश हूं, और मैं सिर्फ इसलिए खुश नहीं हूं कि मेरे कहने पे आप लोग टाइप कर रहे हैं, आप स्वतः अपनी इच्छा से टाइप करते हैं। चाहे आप उस समय कॉपी में भी लिख रहे हो ना, तो बहुत अच्छी बात है। और मैं मन से आपको पूरी नीयत से इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाती हूँ। मेरा पढ़ाते वक्त सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है कि आप तक वो हर बात पहुंचा दी जाए, वो हर चीज़ आपको सही समझ के साथ, सही अप्रोच के साथ पहुंचा दी जाए, जिससे कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। इस पढ़ाने की जर्नी में मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो कहते हैं कि मैम पढ़ा तो बहुत था लेकिन अप्रोच सही नहीं थी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जब पढ़ाऊँ तब आपकी अप्रोच बिल्कुल सही हो, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, और प्रोडक्टिविटी बढ़ने के बाद आप आराम से अपने सपनों को क्या कर सके,
पूरा कर सके। तो ध्यान रखें, जब आप टाइप कर रहे हो, आप सिर्फ टाइप कर रहे हो और अपने दिमाग में उस फैक्ट को रखें, जब मेरी क्लास देखें तो सिर्फ आप और मेरी आवाज होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप किसी दूसरी चीज पर ध्यान ही मत दो, या फिर एक बार के लिए उसे ऑफ कर दो, लेकिन जब टाइप करना हो तब टाइप अपने लिए कीजिए ताकि आपको याद रहे। चार्ल्स थर्ड जो है वो आपको याद रखना है कि चार्ल्स थर्ड कौन है, चार्ल्स थर्ड ने क्या किया है। फिर हमें एक पार्टी में शामिल होने जाना है, वो पार्टी कौन सी है, हमारी रायसीना की पार्टी है। अब ये रायसीना की पार्टी हमें कहाँ ज्वाइन करनी है, हमें नई दिल्ली में ज्वाइन करनी है। अब हम क्यों इतने उतावले हो रहे हैं इस पार्टी में जाने के लिए, क्योंकि इस पार्टी का जो मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता है, इस पार्टी का जो मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता जो है वो कौन है, आपका ग्रीस का पीएम है। कौन है, ग्रीस का पीएम है। इतनी बात याद रखनी है। अब ग्रीस के पीएम का नाम कैसे याद रखोगे, तो एक बार 2 सेकंड के लिए दिमाग में रुको और वो चीज को वापस से इमेजिन करो। अगर आपको यहाँ पे क्लास देखते वक्त क्रियाकोस नाम याद आ रहा है तो आपका काम हो गया, आपने अप्रोच सीखनी शुरू कर दी। तो क्रियाकोस जो है वो ग्रीस के पीएम है, वही यहाँ आए हैं। ये जो रायसीना पार्टी है इसको देने वाले कौन से 2 लोग हैं, तो एक है आपका विदेश मंत्रालय और इनके साथ कौन है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है। अब इस रायसीना डायलॉग की जो थीम है ना 2024 की, वो बहुत आसान है, चतुरंगा। चतुरंगा में आपको क्या याद रखना है, कॉन्फ्लिक्ट। अगर आपका किसी से मतभेद है तो कॉन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, क्रिएट और कोऑपरेट। अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट है, किसी के साथ आपका कोई विवाद है, अगर आपका किसी के साथ कोई कंटेस्ट प्रतिस्पर्धा है, अगर आप किसी के साथ कॉर्पोरेट सहयोग कर सकते हैं, या आप क्रिएट कुछ ना कुछ बना सकते हैं, तो चतुरंगा जो है वो रायसीना पार्टी की थीम है। अब हम चलते हैं आगे, भगवान बुद्ध एवं उनके 2 शिष्य। अब भगवान बुद्ध के 2 फेवरेट स्टूडेंट, एक है सारिपुत्र और दूसरे हैं मौदगलायन, के अवशेषों को प्रदर्शनी हेतु माखाबुया दिवस पर थाईलैंड भेजा गया है। हमें बस इतना याद रखना है कि देखो भगवान बुद्ध के 2 बेस्ट एंड बेस्ट स्टूडेंट थे, जैसे मेरे भी होंगे कुछ बेस्ट एंड बेस्ट स्टूडेंट, मेरे तो सारे ही बेस्ट है। जितने भी लोग अभी मेरी क्लास देखते हैं और मुझे बड़ा आभार व्यक्त करते हैं कि मैडम जी हमसे हो रहा है, और मुझे बड़े प्यार से बहुत सारे अच्छे अच्छे शब्द लिख के देते हैं, और बुरे भी कहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो टीचर हूँ, मुझे तो सब चीज़ों को देखते हुए चलना है। तो आप ध्यान रखें कि जैसे मेरे आप सभी प्यारे से बेस्ट से स्टूडेंट हो, वैसे ही भगवान बुद्ध के 2 स्टूडेंट थे, एक था सारिपुत्र और दूसरे कौन थे, मौदगलायन। इन दोनों के अवशेषों को लेकर कहाँ जाया जा रहा है प्रदर्शनी के लिए, थाईलैंड जाया जा रहा है, और वो कौन से दिवस पे जाया जा रहा है, माखाबुया दिवस पर। बस इतनी सी बात पढ़ेंगे और छोड़ेंगे, आगे चले। चलो अब देखो, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 जारी, बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, पेपर में इससे क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ध्यान रखना। अब लॉजिस्टिक क्या होता है, आपको ये शब्द नहीं समझ में आ रहा ना, लॉजिस्टिक का मतलब हो गया यहाँ पे आपके यातायात पर चलने वाले सारे के सारे ट्रक, लोड बॉडी, जो लोड बॉडी होती है ना जो आप गांव में देखते हो, वो लोड बॉडी। तो जितने भी ट्रक हैं, जितने भी आपके लोड बॉडीज हैं जो माल को क्या कर रही हैं, लोड करके ढो रही हैं, तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स बेसिकली ये बताता है कि आपकी इकोनॉमी में सड़कों पर जितना भी माल जो बन के आपका लोड होकर चल रहा है ना, उसकी परफॉर्मेंस, कि भाई आप कितने एफिशिएंट तरीके से, देखो इधर देखो बोर्ड की तरफ, मान लो ये एक फैक्ट्री है, ये क्या है, एक फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में जो भी माल बना वो माल आपका एक ट्रक पर क्या हो गया है, लोड हो गया है, एक ट्रक पर लोड हो गया। अब इस ट्रक को चलना है रोड पर और इस बी पॉइंट तक पहुंचना है, इस बी पॉइंट तक पहुंचना है। अब इस बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए जब इस रोड पे चलेगा और इस रोड पर पहुंचते वक्त अगर आपका माल एकदम ठीक ठाक है तो परफॉर्मेंस अच्छी है आपके लॉजिस्टिक की। अगर इस रोड से चलते वक्त अगर इस वाहन से कुछ माल आपका गिर गया, खराब हो गया, तो आपका लॉजिस्टिक का परफॉर्मेंस क्या हो गया, बिल्कुल खराब हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ पे लिखा गया है कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 ये पूरे के पूरे विश्व के लिए जारी की जाती है, पूरे के पूरे विश्व की हमें देखनी है। तो दिमाग खुली रखना, सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो LPI है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, वो जारी कौन करता है, तो वो कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक। मैंने कहा ना पूरे विश्व की पंचायती करनी है, पूरे विश्व की रोड पर जितना भी माल ढोया जा रहा है उसकी परफॉर्मेंस देखनी है। तो उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए आपको क्या याद करना होगा, ये जारी कौन करता है, वर्ल्ड बैंक। अब इसे आसान शब्दों में और रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जोड़ेंगे, तो बहुत आसान है। जब भी आप अपने रोड से कहीं जा रहे हो और आपको रोड पे बहुत माल वाहक ट्रक दिखे, तो आपके दिमाग में आना चाहिए, अच्छा रोड पे ट्रक जा रहा है, इसमें माल लोड हो रखा है, यानी कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। और जारी कौन करता है, तो याद रखना वर्ल्ड बैंक जारी करता है।
ठीक, अब इस साल की थीम क्या थी? कनेक्टिंग टू कंपटीशन। देखो बहुत अच्छी थीम है कि हमें क्या करना है, कंपटीशन से जुड़ना है। अब देखो कंपटीशन से क्यों जुड़ना है, देखो अगर आप एकेडमिक्स की तैयारी करते हो ना तब आप एकदम सुस्त होते हो, एकदम सुस्त, पढ़ लेंगे है ना, 2 दिन 1 वीक सीरीज लाएंगे, 2 रातों में पढ़ के एकदम क्या कर लेंगे, नंबर ले आएंगे, तो आप सुस्त होते हो ना। लेकिन जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हो आप एकदम चुस्त होते हो, नहीं पूरे दिन पढ़ना है, क्लास देखना है, इधर उधर कहीं फालतू में उड़ने के लिए नहीं जाते हो। तो यही बात है कि जब आप कंपटीशन से कनेक्ट होते हो तब आप एकदम चुस्त होते हो। तो वो यही कह रहे हैं कि भाई हम लॉजिस्टिक का जितना भी परफॉर्मेंस देख रहे हैं हम उसे किसके आधार पर कनेक्ट कर देते हैं, कंपटीशन के आधार पर कनेक्ट कर देते हैं। तो ये इसकी थीम है। 7 फरवरी 2024 को ये जारी हुई है। एलपीआई जो है वो 6 कारकों पर बनता है, बस इतना ही याद रखना है कि 6 कारकों पर बनता है। इस रिपोर्ट में कितने देश शामिल है, तो इस रिपोर्ट के अंदर 139 देश शामिल है। ठीक, आगे चलते हैं। अब आगे चलने से पहले एक बार फिर से एलपीआई को देख लेते हैं कि भाई हमें एलपीआई चाहिए, कौन से ईयर का चाहिए, 2023 का चाहिए। जारी कौन करेगा, तो भाई वर्ल्ड बैंक करेगा। वर्ल्ड बैंक ने थीम क्या रखी इस साल, तो थीम बहुत सिंपल सी रखी कि हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है। किससे कनेक्ट करना है, हमें कनेक्ट करना है कंपटीशन से। किससे करना है, कंपटीशन से कनेक्ट करना है। क्लियर। फिर हमें पता चला कि जो भी ये इंडेक्स जारी हुआ है, ये इंडेक्स के लिए हमने कितने फैक्टर लिए हैं, हमने 6 कारकों को क्या किया है, आधार बनाया है। पहली बात। दूसरी बात हमने क्या याद रखनी है कि इसके अंदर 139 देश क्या है, शामिल है। अब हम आगे चलते हैं। अब भाई इंडेक्स है तो कोई ना कोई तो फर्स्ट आया ही होगा ना, किसी न किसी का तो क्या आया होगा, टॉप रैंक आया होगा। तो जान के बड़े खुश हो जाइए, हमारे एशिया का एक देश है सिंगापुर, फर्स्ट रैंक पर आया है 4.3। 4.3 जो है, 4.3 वो इसका क्या है, मार्क्स है। तो याद रखना फर्स्ट कौन आया है, सिंगापुर आया है। सेकंड भी याद रखना कौन है, फिनलैंड है, 4.2 पे है ना, इतना बारीक सा फर्क है। भारत जो है वो 38वें नंबर पर आया है। कितवें नंबर पर आया है, 38वें नंबर पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की रैंकिंग में सुधार होने का कारण क्या है, सॉफ्ट एवं हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ प्रौद्योगिकी में निवेश। कि भारत ने अपनी सॉफ्ट और हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड रेल कनेक्टिविटी को अच्छा किया है। सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि जो भी कनेक्टिविटी में कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना है तो वो भी किया है, और उस पर निवेश, इन्वेस्टमेंट किया है। सड़कों की सारी की सारे सिस्टम को ठीक किया है, सॉफ्टवेयर्स को ठीक किया गया है, जीपीएस सिस्टम इंस्टॉल किया गया है ताकि माल जो है वो समय पे पहुंचे। इन्हीं वजह से भारत की जो रैंकिंग है वो कितनी आ गई है, 38 आ गई है। ठीक। भारत के पड़ोसी के एलपीआई 2023 में वो भी देख लेते हैं। देखो चाइना तो बागड़ बिल्ला है, था और रहेगा, और वो हमसे आगे है, हमें ये मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि चीन जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का लीजेंड है ना। जैसे अब हम अपने क्लास में किसी हमसे ज्यादा तेज स्टूडेंट को देख के कहते हैं ना कि यार बहुत पढ़ाई करता है, वैसे ही जब हम चीन को देखते हैं हमें अपने आप पता चलता है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर में वो हमसे क्या है, आगे है। भले ही उसकी आबादी हमसे ज्यादा है, उसकी आबादी ज्यादा होने के बावजूद वो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, बहुत अच्छा है। तो हमें ध्यान रखना है कि चाइना जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत आगे है हमसे, और इसी वजह से देखो वो कौन सी रैंक पे है, 19वें रैंक पे। अब बांग्लादेश और अफगानिस्तान, बांग्लादेश तो हमसे क्या होगा, पीछे ही होगा, तो बांग्लादेश 88 वे पे है। अब मैं बांग्लादेश क्यों बता रही हूँ आपको, इसलिए बता रही हूँ कि बांग्लादेश अभी न्यूज़पेपर में बहुत चर्चा में रहा था। देन देखो अफगानिस्तान और लीबिया जो है 1.9 एलपीआई स्कोर के साथ 139वें स्थान पर है। मतलब सबसे लोवेस्ट जो रैंक है 139, उसमें 2 देश काउंट करने हैं आपको, एक अफगानिस्तान और एक लीबिया। इतना हमने पढ़ लिया। अब हम सारा का सारा क्या करेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे। चलो हम एक बार सारी चीजें रिवाइज करते हैं, क्योंकि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, है ना, इसीलिए। और जब टीचर रिवीजन कराए साथ के साथ, उससे अच्छी तो बात हो ही नहीं सकती। देखो मैं हमेशा अपनी क्लास में कहती हूँ, ऑफलाइन क्लास में भी कहती हूँ कि आप आगे बढ़ते हैं पढ़ाई में तो फिर पीछे वाली चीज को ना भूलें। इसलिए मैं कहती हूँ कि हमें सिकंदर नहीं बनना, हमें क्या बनना है, समुद्रगुप्त बनना है। हमें समुद्रगुप्त जैसा पूरा का पूरा चीज रखना है कि अगर वो आगे बढ़ रहा है तो पीछे की चीज को भी संभाल के रख रहा है। जबकि आप सिकंदर को देखो, वो आगे के क्षेत्र जीतते जाता है, पीछे वालों को भूलता जाता है। तो मैंने तो आपको क्लास में ही ये आदत डालनी है कि अगर आपने 4 चीज पढ़ी है तो 4 चीज पीछे की भी पढ़िए। आप 4 आगे आगे जा रहे हैं तो 4 पैर उसी वक्त क्या रखे, पीछे भी रखे। ऐसे करके हम क्या करेंगे, अच्छी
पूरा का पूरा एक बिल्ड कर देंगे दिमाग के अंदर कि भाई ये चीज़ें हैं, और फिर उसको मल्टीपल टाइम पे हम क्या करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे। तो इसीलिए क्लास में पीछे जाना भी क्या होता है, ज़रूरी होता है। और जब आप मेरे साथ ही आप क्लास में पीछे जाते रहेंगे ना, तो आपकी मेमोरी अपने आप क्या होती रहेगी, शार्प होती रहेगी। और एग्जामिनेशन हॉल में जब जब क्वेश्चन देखोगे और पढ़ाए हुए में से क्वेश्चन पेपर आएगा, तो मेरी आवाज़ आपके दिमागों में इको करेगी, मतलब मेरे आपको अपने दिमाग में मेरी आवाज़ सुनती हुई दिखाई देगी उस वक्त। तो चलो हम एक बार चार्ल्स थर्ड के बारे में बता दो कि चार्ल्स थर्ड ने रेवड़ी जो बांटी थी वो किसको बांटी थी, कौन सी बांटी थी और क्यों बांटी थी, पहली चीज। दूसरी, आप रायसीना पार्टी के अंदर शामिल होने के लिए कौन सी जगह जा रहे हो और रायसीना पार्टी का थीम क्या था। फिर आप मुझे ये भी बताओगे भाई इस पार्टी के चीफ गेस्ट कौन थे, ये भी मुझे बताना है आपको। फिर आप मेरे को बताओगे लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 वाला जो है वो जारी किसने किया है, पहली बात। दूसरी बात मुझे बताओगे इसकी थीम क्या है। तीसरी बात मुझे बताओगे रैंक फर्स्ट कौन है। चौथी बात मुझे ये बताओगे आप कि भारत की स्थिति इसके अंदर कौन सी रैंक पर है, और 139 रैंक पर कौन से देश हैं, ये भी आप मुझे क्या करके देंगे, अभी टाइप करके देंगे। तो हो गया इतना काम। अब चलते हैं अगला। टाइम की वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ महिलाओं की सूची जारी हुई है। देखो किसी एक महिला को सर्वश्रेष्ठ नहीं किया कहा गया है, सर्वश्रेष्ठ महिलाओं की क्या जारी की गई है, सूची जारी की गई है। इसमें कितनी महिलाएं शामिल है, इसमें 12 महिलाएं शामिल है। कवर पेज पर किसका फोटो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो टाइम जो मैगजीन है ना, उसका कवर पेज पे अगर कोई आ जाए तो वो व्यक्ति पूरे संसार में क्या रहता है, साल भर फेमस रहता है। और कई बार एग्जामिनर भी क्या करता है, इस टाइम के पेज कवर से पूछ लेता है कि भाई कौन सा व्यक्ति टाइम मैगजीन की कवर पेज पे था। तो बहुत सिंपल है कि टाइम ने क्या किया है, वर्ष 2024 की बेस्ट लेडीज की लिस्ट जारी की है ना, देख लेना आपको कोई पसंद आए तो बेस्ट लेडीज की लिस्ट जारी की गई है, सर्वश्रेष्ठ महिला की लिस्ट जारी की गई है, जिसके अंदर 1 दर्जन महिलाएं हैं, 12 महिलाएं, तो कोई कमी नहीं है सर्वश्रेष्ठ महिलाओं की, 1 दर्जन महिलाएं हैं, 12 महिलाएं इसमें शामिल है। पर कवर पेज पर कौन है, किसने पूरे के पूरा जो है ध्यान अपनी ओर खींच लिया है कवर पेज पर आके, तो ये है ग्रेटा गेरविक। कौन है, ग्रेटा गेरविक है। ये फिल्म निर्माता है, मतलब पिक्चर्स बनाती है, लेखिका भी है और निर्देशक भी है। तो बहुत सिंपल सी याद है, ग्रेट गेरविक, ये नाम याद रखना। ग्रेट गेरविक जो है वो इसके कवर पेज पर आई है। अब नीना नायर, इसको याद रखना, ये शैनल ब्रांड का नाम सुना होगा। शैनल देखो उसका ऐसा लोगो होता है। शैनल एक ब्रांड है, ब्यूटी ब्रांड है, ब्यूटी ब्रांड भी है, और बहुत महंगे महंगे कपड़े मिलते हैं, बहुत महंगे महंगे इसके पर्सेस मिलते हैं, महंगे इन द सेंस 1 लाख से ज़्यादा की प्राइस पे। आप और मेरे जैसे आम आदमी इसको इस्तेमाल करने के बारे में सोच भी नहीं सकते शैनल वलन के बारे में। बस हम इनको देखते हैं, जो टॉप मोस्ट हीरो हीरोइंस होते हैं या बहुत बिलियनियर लोग होते हैं, उनके लिए शैनल है। और उसी शैनल का जो सीईओ है, ग्लोबल सीईओ नीना नायर, वो भी इसके अंदर शामिल है। और नदिया मुराद करके एक महिला है, वो भी इन्हीं 12 में शामिल है। अब इनके नाम आपने याद रखने क्यों जरूरी है, क्योंकि ये टाइम मैगजीन के अंदर आए हैं और ये दोनों नाम थोड़े एशियन हैं, इसलिए याद रखने हैं। तो बड़े मस्ती से याद रखो कि टाइम ने 12 सर्वश्रेष्ठ महिलाओं की सूची जारी की, कवर पेज पर ग्रेट गेरविग है, और उसके अलावा 2 लोग और दो इंपॉर्टेंट नेम और याद रखने हैं, वो है नीना नायर और नदिया मुराद। और फिर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और नीना नायर के बारे में याद रखना, वो शैनल की क्या है, ग्लोबल सीईओ है। हाँ, अब हेनले पासपोर्ट सूचकांक, ये हम पहले पढ़ चुके हैं जनवरी में, फिर से रिपीट हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, आपको छोड़ने को कह रही हूँ। ठीक, अब छोड़ने से पहले हम थोड़ा थोड़ा फिर से पीछे का क्या कर लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इस बार मुझे बताइए सुनील भारती मित्तल आपने क्यों याद आ रहा है। ठीक, सुनील भारती मित्तल जो है वो आपने क्यों याद आ रहे हैं। फिर आप मुझे बताइए किरियाकोस, ये कौन से व्यक्ति हैं, ये किस व्यक्ति का नाम है, और ये जो व्यक्ति है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर आप मुझे बताएंगे रायसीना पार्टी जो है, रायसीना पार्टी जो है उस पार्टी का थीम क्या था, ये भी मैंने आप बताओगे अभी। फिर आप मुझे ये बताओगे कि 1.3 स्कोर के साथ LPI इंडेक्स 2023 के अंदर, LPI इंडेक्स 2023 के अंदर टॉप किसने किया है, कौन से देश ने क्या किया है, टॉप किया है। ठीक, इतनी चीजें आप अभी मुझे क्या करोगे, टाइप करके दोगे। तो चलो बराबर टाइप करो अच्छे से, फिर मैं क्या चलती हूँ, आगे चलती हूँ। तो आगे चलूं, चलो
अब देखो अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन, देखो अबू धाबी, अबू धाबी के अंदर कोई हिंदू मंदिर बन रहा है तो ऑटोमेटिक वो चीज क्या हो जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रही है। और आपने इसको न्यूज़पेपर में भी बहुत देखा होगा। अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन भारत के पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है, ये तो हमें याद रखना नहीं है, पर हमें यह ध्यान रखना है कि वो मंदिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखो 2015 में पीएम मोदी की यूएई यात्रा के दौरान इसकी घोषणा हुई थी। स्वामी नारायण संप्रदाय का बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था मंदिर है, नागर शैली में बना है और जयपुर के पिंक स्टोन का से बना है। तो बेसिकली हमें क्या याद रखना है कि मोदी जी वंस अपॉन अ टाइम कहाँ गए थे, अबू धाबी गए थे। वंस अपॉन अ टाइम नहीं गए थे, 2015 में गए थे। जब वो 2015 में कहाँ गए थे, आपके 2015 में यूएई गए थे। अब मुझे ये बताइए कि सदा तांत्रिक जो युद्ध अभ्यास है वो किस किस के बीच में हुआ है, और डेजर्ट साइक्लोन किस किस के बीच में हुआ है। क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं ये क्लास को बिल्कुल वैसे ही चलाऊंगी जैसे हमारा ऑफलाइन का बैच चलता है। ऑफलाइन के बैच में जैसे मैं बच्चों को एकदम पूछ पाछ के तैयार कर देती हूँ ना, वैसे ही ऑनलाइन मीडियम हो भले, लेकिन मैं फिर भी आपको पिछली क्लासों से पूछ पूछ के चीजें क्या करवा दूंगी, पक्की करवाऊंगी, क्योंकि एक टीचर होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी बनती है। तो सदा तानसेन और डेजर्ट साइक्लोन के बारे में मुझे अभी टाइप करके दीजिए क्लास चलते वक्त। फिर हम वापस इस पे आते हैं कि अबू धाबी में हिंदू मंदिर खुला है पहला। ये मंदिर क्यों खुला, इसकी कहानी कब लिख दी गई थी, तो इसकी कहानी लिख दी गई थी 2015 के अंदर। और 2015 के अंदर जब पीएम गए थे वहां पे, तभी ये सब कुछ तय हो गया था। मंदिर जो है वो स्वामी नारायण जो संस्था है उसी का मंदिर बन रहा है। मंदिर का नाम बड़ा अजीब सा है। अजीब सा इसलिए है, बोलने में अजीब सा है। अब देखो बोचासनवासी, बोचासनवासी ऐसे याद रखो, बोचासनवासी, बोचासनवासी मंदिर का नाम है। और मंदिर नागर शैली में निर्मित है, और राजस्थान से भी कुछ चीज यहाँ पे गई है। जयपुर का जो पिंक सैंडस्टोन है उसके लिए ये फेमस है। तो बस इसको हमें क्या करना है, एक बार पढ़ना है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा इस पर, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, हाल ही में किस कंट्री के अंदर, कौन सी मिडिल ईस्ट की कंट्री है जिसके अंदर हिंदू मंदिर खोला गया है, तो आपको ध्यान रखना है अबू धाबी के अंदर खोला गया है। सॉरी। अब देखो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, अब हमें याद रखना है सिर्फ विश्व सरकार, वर्ल्ड गवर्नमेंट, मतलब एक ऐसा सम्मेलन हो रहा है जिसके अंदर विश्व की सारे सरकारें आ गई है। सारी की सारी सरकारें दौड़ती दौड़ती आ गई है, किसके लिए, पार्टी करने के लिए। देखो सरकार को कितना काम करना पड़ता है, काम करते करते सरकार क्या हो जाती है, थोड़ी थक जाती है, तो सोचती है आज मैं भी क्या कर लूं, गोवा वाले बीच पे पार्टी कर लूं। लेकिन यहाँ गोवा वाले बीच पे पार्टी नहीं होनी है, यहाँ पार्टी होनी है यूएई के अंदर। कहाँ होनी है, यूएई के अंदर। तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन जो है वो 14 फरवरी 2024, वाह क्या दिन है, अब तो पार्टी बिल्कुल बनती है। ठीक, भाग लेने वाले लोग कौन कौन थे, यूएई के उपराष्ट्रपति, भारत के पीएम, रक्षा मंत्री भारत, दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। तो आपको बहुत सिंपल तरीके से याद रखना है, बहुत सिंपल तरीके से क्या याद रखना है कि भाई देखो विश्व की सारी सरकारें, विश्व की सारी सरकारों का क्या हुआ है, एक एक पार्टी हुआ है। और ये पार्टी वैलेंटाइन डे वाले दिन हुआ है, 14 फरवरी को हुआ है। अब 14 फरवरी देख के तो पता ही चलता है कि साफ साफ पार्टी की है इन्होंने अच्छी खासी। अब ये पार्टी हुई कहाँ है, तो देखो यूएई के अंदर ही हुई है। इस पार्टी के अंदर कौन कौन शामिल हुआ है, तो यूएई के ही वाइस प्रेसिडेंट और हमारे भारत के पीएम, और भारत के पीएम के साथ हमारे कौन शामिल हुए हैं, रक्षा मंत्री भी शामिल हुए हैं। और दुबई से कौन शामिल हुए हैं, तो दुबई के शेख का नाम याद रखना। अब दुबई के शेख का नाम है इतना बड़ा, इतना बड़ा भला कोई नाम होता है, पर क्या करें ये दुबई के शेख है, इनको पूरा का पूरा इतना बड़ा नाम रखना होता है, और इतना बड़ा नाम हम नहीं याद रख सकते, तो हम पीछे का शब्द याद रखेंगे, एक मखतूम, और बीच का याद रखेंगे राशिद। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि दुबई से जो शामिल हुए हैं वो कौन शामिल हुए हैं, राशिद मखतूम। अब आप कहोगे कि मैम आपने यही दो शब्द क्यों याद करवाए हमें, आपने शेख मोहम्मद बिन अल क्यों नहीं याद कराया, इसलिए याद नहीं कराया क्योंकि शेख मोहम्मद बिन अल लगभग सभी शेखों के इतने बड़े नामों के अंदर ऐड होता है, इसीलिए सिर्फ आपको इस नाम के दो महत्वपूर्ण चीजें याद करवाई गई है, राशिद और मखतूम। तो आपको यही दो याद रखने हैं, राशिद और मखतूम। ये इसको क्या करते हैं, बाकी शेखों से डिफरेंट करते हैं। अब देखो ये केस है कि भाई दुबई के जितने भी शेख हैं या मिडिल ईस्ट के जितने भी शेख हैं, व्हाइट कलर का कपड़ा पहनते हैं, ऊपर टोपी पहनते हैं, लगभग एक जैसे ही दिखते हैं क्योंकि ड्रेस बिल्कुल एक जैसी है, बहुत 19-20 का फर्क है इन लोगों के अंदर, तो नाम में भी वैसा ही होता है कई बार। तो इसलिए राशिद और मखतूम आपको क्या रखना है, याद रखना है। आगे चलूं मैं, चलो
दुबई में भारत मार्ट का शिलान्यास, भाई दुबई में एक भारत बाजार खुला है, उसका शिलान्यास कौन कर रहा है? तो हमारे पीएम कर रहे हैं। तो हमें सिर्फ क्या करना है, इसे पढ़ना है। अब मुझे बताओ, दुबई के शेख का नाम आराम से याद हो गया। कौन सी दो लाइनें याद रखनी है? राशिद और मखतूम याद रखनी है। और वो विश्व सरकारों की वैलेंटाइन डे वाली पार्टी कहाँ हो रही है? यूएई में हो रही है, और भारत के पीएम भी गए हैं साथ में, है ना। और कौन गए हैं? यूएई के राष्ट्रपति गए हैं, और दुबई के शेख जो हैं राशिद मखतूम, वो भी गए हैं। आगे चले, चलो। विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत, बड़ी मतलब गजब की बात है कि अब हमारे पास हवाई टैक्सी भी है, और ये विश्व की पहली है। और ये विश्व की सारी उल्टी पुल्टी अतरंगी चीजें जो हैं वो करने के लिए कौन सबसे ज्यादा उतावला रहता है? दुबई रहता है ना। बुर्ज खलीफा कहाँ है? दुबई के अंदर है। किसी ने सोचा था कि इतनी बड़ी बिल्डिंग भी बन सकती है? तो वैसे ही हवाई टैक्सी, है ना, हवा में टैक्सी सेवा, मतलब ये सब चीजें जो हम पिक्चरों में देखते हैं, जो हमारी इमेजिनेशन में होती है, दुबई कहता है कि मैं क्या कर दूंगा, असलियत में कर दूंगा। इसलिए तो देखो लोगों को दुबई जाने का कितना शौक होता है कि हम जब पैसा कमाएंगे हम कहाँ जाएंगे? दुबई जाएंगे। तो याद रखो कि भाई विश्व की जो हवाई टैक्सी सेवा शुरू किसने की है? दुबई ने शुरू की है। इस हेतु समझौता जो है वो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में ही साइन हुआ है। तो बहुत आराम से याद रखो कि वर्ल्ड की पहली, विश्व की पहली, विश्व की पहली, विश्व की पहली क्या भाई? तो हवाई टैक्सी। अब हवाई टैक्सी देखते ही दिमाग में याद आ जाना चाहिए कि यार ये ऐसी अतरंगी सी चीजें तो एक ही कंट्री कर सकता है जिसको के पास दुनिया भर का पैसा है और दुनिया भर का दिमाग है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। तो वो कौन है? दुबई। अब इस हवाई टैक्सी का पूरा प्लानिंग कहाँ बनाया? तो वही जो पार्टी थी ना, वैलेंटाइन डे वाली, आपकी विश्व सरकार वाली पार्टी, उसी में इसका सारा का सारा इन्होंने प्लान बनाया और फिर क्या कर दिया? लॉन्च कर दिया। तो ईजी हो गया ना। आगे चलते हैं। अब देखो फिर से ग्रीस। अब देखो ग्रीस के बारे में क्या याद रखना है। 15 फरवरी 2024 को चर्च के विरोध के बावजूद समलैंगिक नागरिक विवाह और बच्चे गोद लेने के अधिकार को क्या दे दी गई है? मान्यता दे दी गई है। तो देखो बहुत बड़ी बात है कि चर्च के मान्यता के विरुद्ध, चर्च हाँ नहीं दे रहा है सेम सेक्स मैरिज को, समलैंगिक विवाह को, लेकिन फिर भी क्या किया जा रहा है? ग्रीस की सरकार के द्वारा उसे क्या किया जा रहा है? अप्रूव किया जा रहा है। बच्चे गोद लेने की प्रथा को भी क्या किया जा रहा है? अप्रूव किया जा रहा है। तो बेसिकली अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले कि हाल ही में यूरोप के किस देश ने चर्च के बहुत ज्यादा मनाही करने के बावजूद भी समलैंगिक विवाह को क्या दी है? मान्यता दी है। तो वो देश कौन सा है? आपका ग्रीस है। अब आप मुझे ये भी बताएंगे कि जो रायसीना पार्टी हुई थी उसमें शामिल होने के लिए मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि के रूप में हमने किस देश के पीएम को बुलाया था। फिर आप मुझे ये भी बताएंगे कि विश्व की पहली हवाई टैक्सी जो है वो कहाँ चलनी शुरू हुई है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन वाली पार्टी कहाँ हुई है। और आप मुझे ये भी बताएंगे कि ऐसा कौन सा मिडिल ईस्ट का कंट्री है जिसके अंदर पहला विश्व का हिंदू मंदिर बना है। ये सारी चीजें अभी आपने मुझे क्या करके देनी है? टाइप करके देनी है। अब आगे चलूं मैं, चलो। हाँ, अब देखो प्राइम। अब इस प्राइम की आपको क्या याद रखनी है? फुल फॉर्म याद रखनी है। क्या याद रखनी है? फुल फॉर्म। अब देखते हैं ये प्राइम है क्या। तो देखो, प्रिसाइज रोबोटिकली इम्प्लांटेड ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, प्रिसाइज रोबोटिकली इम्प्लांटेड ब्रेन कंप्यूटर। तो देखो पी से क्या याद रखोगे? प्रिसाइज। आर से देखो रोबोट। देखो मैं जहां जहां बताती हूं ना वहां वहां ध्यान रखना। आर से रोबोट आराम से याद हो जाएगा आपको। क्या आराम से याद हो जाएगा? रोबोट। फिर आपको क्या याद रखना है? इम्प्लांट। रोबोट को क्या करना है? आई से इम्प्लांट करना है। क्यों इम्प्लांट करना है? क्योंकि आपको क्या बनाना है? ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बनाना है। अब ये जो प्राइम है, ये प्राइम बना कौन रहा है? तो देखो ये उल्टे पुल्टे रोबोटिक्स वाले काम करने के लिए कौन सा आदमी मशहूर है पूरी दुनिया के अंदर? एलन मस्क। तो न्यूरालिंक जो एलन मस्क की एक कंपनी है, उसने इंसान के दिमाग में ये चिप क्या की है? इम्प्लांट की है। इम्प्लांट का मतलब लगा दी है। बेसिकली मनुष्य के दिमाग के अंदर एक चिप लगाई गई है जिसका नाम क्या है? प्राइम है। और ये जो चिप है, ये चिप बनाई किसने है? न्यूरालिंक कंपनी ने, जो कि एलन मस्क की कंपनी है। तो बस हमें इतना ही याद रखना है कि भाई हमारे तो नहीं भाई, एलन मस्क ने जिसके भी दिमाग में इम्प्लांट करनी है करे उसके दिमाग में। तो भाई एलन मस्क ये योजना बना रहे हैं कि हम मनुष्यों के दिमाग में एक चिप को क्या करेंगे? इम्प्लांट करेंगे, और उस चिप का नाम क्या होगा? प्राइम होगा। क्लियर? आगे चलते हैं। हाँ, अब देखो हमारे अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स खत्म हो गए, तो फिर से एक बार याद करते हैं सुनील भारती मित्तल को। पहली बात, सुनील भारती मित्तल को हम याद कर लेते हैं। फिर आपने मुझे बताना है कि कहाँ पे समलैंगिक विवाह को चर्च के विरोध के बाद
समलैंगिक विवाह को चर्च के विरोध के बाद, समलैंगिक विवाह को चर्च के विरोध के बाद, चर्च के विरोध के बाद भी, चर्च के विरोध के बाद भी क्या दे दी गई है, मान्यता दे दी गई है। ये भी आप लोग मुझे क्या करेंगे अभी बताएंगे। फिर आप लोग मुझे ये भी बताएंगे कि विश्व सरकार सम्मेलन जो है, विश्व सरकार सम्मेलन वो आपका कहाँ हुआ है। फिर आप लोग मुझे ये भी बताएंगे कि विश्व की पहली हवाई टैक्सी, विश्व की पहली हवाई टैक्सी जो है उसके बारे में बताएंगे आप लोग मुझे। फिर आप लोग मुझे क्या बताएंगे, फिर आप लोग मुझे बताएंगे कि भाई ये प्राइम नामक चीज क्या है और क्यों बनाई गई है और किसके द्वारा बनाई गई है। फिर आप मुझे बताएंगे 38 रैंक जो है वो इंडिया की कौन से लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, सॉरी मैंने ये आंसर दे दिया, 38 रैंक जो है वो इंडिया की कौन से वाले परफॉर्मेंस इंडेक्स में आई है। ठीक, तो इतनी बातें अभी आप मुझे बताओगे। अब हम कहाँ चल रहे हैं, नेशनल करंट अफेयर्स में चल रहे हैं फरवरी के। अब इसमें घुसने से पहले हमें ये सारी चीजें क्या कर लेनी है, एक बार दिमाग में घुमा लेनी है। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और आयुष मंत्रालय के अधीन भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने सहयोग से सुप्रीम कोर्ट में आयुष समग्र कल्याण केंद्र को शुरू किया गया है। इसका उद्घाटन DY चंद्रचूड़ ने किया है। तो कुछ नहीं, देखो आयुर्वेदिक की एक हॉस्पिटल है, आयुर्वेद का एक वेलनेस सेंटर है जो सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुआ है। अब बहुत आसान सी बात है, अगर सुप्रीम कोर्ट में आयुर्वेद का हॉस्पिटल खुल रहा है तो इसमें दो लोगों की परमिशन की आवश्यकता होगी, एक सुप्रीम कोर्ट की खुद की और दूसरी आयुष का जो संस्था है उसकी। तो अब इसमें हमें ज्यादा माथापच्ची करनी नहीं है, हमें मस्त रहना है एकदम कि अच्छा ठीक है, आयुष का क्या खुल रहा है, हॉस्पिटल खुल रहा है। कहाँ खुल रहा है भाई, सुप्रीम कोर्ट में खुल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ही तो नहीं खुल जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की भी परमिशन चाहिएगी और आयुष मिनिस्ट्री और आयुष संस्थान की भी क्या चाहिएगी, परमिशन चाहिएगी। दोनों राजी होंगे तभी तो काम होगा ना। और इसका उद्घाटन आप किससे कराओगे यार, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सर्वे सर्वा कौन है, कौन सुप्रीम कोर्ट का भगवान है, CJI। तो CJI DY चंद्रचूड़ ने इसका क्या कर दिया, उद्घाटन कर दिया। और ना इसे रटना पड़ेगा और बहुत कॉमन सेंस से, हम करंट अफेयर्स को कॉमन सेंस की नजरों से नहीं देखते हैं, हम पढ़ाई को कॉमन सेंस की नजरों से नहीं देखते हैं। हम कहते हैं हे राम करंट अफेयर्स कैसे पूरे होंगे, उस चक्कर में हम दुनिया भर की चीजें देख लेते हैं लेकिन अप्रोच नहीं सीखते। तो बहुत सिंपल है, मस्त रह के अप्रोच सीखो, करंट अफेयर्स चुटकियों में हो जाएगा और पूरी पढ़ाई भी चुटकियों में हो जाएगी। तो अब समझ में आ गया ना, जैसे कि आप ये ठीक बिल्कुल वैसे ही है, आपकी गली के अंदर पतंजलि का क्या खुला है, कोई शोरूम खुला है। अब आपकी गली के अंदर पतंजलि का शोरूम ऐसे ही नहीं खुलेगा, जिसने शोरूम खोला है उसकी मर्जी और पतंजलि के डिस्ट्रीब्यूटर की मर्जी दोनों उसमें क्या होगी, शामिल होगी। तो बिंदास ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के गलियारों के अंदर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल खुला है और ये ऐसे ही नहीं खुल सकता, सुप्रीम कोर्ट की भी मर्जी चाहिए और आयुष मिनिस्ट्री की एक संस्था है आयुष संस्था, उसकी भी मर्जी चाहिए। अब फीता काटने के लिए किसको बुलाए, बोले सुप्रीम कोर्ट के पास अपना ही भगवान है CJI चंद्रचूड़, तो उन्हीं से क्या करवा लिया गया है, उद्घाटन करा लिया गया है। तो क्लियर, आगे चलते हैं। हाँ, फोर्ब्स इंडिया की अंडर 30 लिस्ट जारी हुई है। अंडर 30 मतलब बेसिकली फोर्ब्स है ना, उसने क्या किया है, फोर्ब्स ने, हाँ अब यहाँ पे आपको टाइम मैगजीन भी याद कर लेनी चाहिए कि भाई आपको 1 दर्जन अच्छी बेस्ट महिलाएं मिलनी है। वो बेस्ट महिलाओं का लिस्ट किसने जारी किया, तो टाइम मैगजीन ने जारी किया है। और टाइम मैगजीन की जो बेस्ट महिलाओं की 12 बेस्ट महिलाओं की 1 दर्जन महिलाओं की लिस्ट आई है, इसके अंदर कवर पेज पर जो है वो आपकी ग्रेटा गेरविक है। अब उसके अंदर 2 लोग और याद करने हैं, एक शनेल की CEO है जिनका नाम है नीना करके है, और एक है नदिया मुराद। बस अब हमें पता चल रहा है कि फोर्ब्स भी एक पत्रिका है। देखो कंपटीशन का जमाना है, कंपटीशन के जमाने में अगर टाइम्स कह रहा है कि ये 12 महिलाएं विश्व की बेस्ट महिलाएं हैं, तो फोर्ब्स कह रहा है कि मेरे पास भी लिस्ट है भाई, मेरे पास अंडर 30 की लिस्ट है कि 30 साल तक के ये युवा लोग सबसे बेस्ट हैं। तो फोर्ब्स की अंडर 30 की लिस्ट को अब हम देखते हैं। ये कब जारी हुई है, 15 फरवरी को जारी हुई है। 30 वर्ष से कम के 38 युवा शामिल हैं, जिसमें कितनी महिलाएं हैं, 9 महिलाएं हैं। तो देखो कर लिया ना कंपटीशन। तो अब मुझे ये बताइए, कनेक्ट टू कंपटीशन निम्नलिखित में से किस परफॉर्मेंस इंडेक्स की थीम रही है। ठीक, तो मैं बस आराम से याद करो कि भाई फोर्ब्स भी कंपटीशन के जमाने में आगे बढ़ रहा है और फोर्ब्स ने कहा है कि मैं अंडर 30 बहुत टैलेंटेड लोगों की क्या डालता हूँ, लिस्ट डालता हूँ। उसके अंदर अंडर 30 के अंदर 38 लोग शामिल है, उसमें से 9 क्या है आपके, महिलाएं हैं। अब टाइम की 1 दर्जन महिलाओं से तो कम है, कम से कम 9 तो है, पर 1 दर्जन से कम है। ठीक, चलो
हाँ, अब देखो, स्वतंत्र भारत का पहला राज्य जिसमें 7 फरवरी को यूसीसी लागू किया है। बहुत बार ये क्वेश्चन वेरियस एग्जाम में आ चुका है, राजस्थान में भी आरपीएससी ने पूछा है। कल नेक्स्ट जब भी आपकी करंट अफेयर्स की क्लास होगी उसमें मैं पेपर के सहित तैयार होंगी, ताकि कोई बाजारवाद का प्रभाव नहीं रहे, आपको सीधा पता चले कि हाँ आरपीएससी का पेपर का ही पेज सामने है तो हमें पता चल रहा है कि क्वेश्चन आया है। तो बहुत सिंपल कि आपको याद रखना है कि भारत का ऐसा पहला राज्य कौन सा है जिसने यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड या सामान्य कोड संहिता को क्या कर दिया है, लागू कर दिया है। ये कौन है, आपके उत्तराखंड है। यूसीसी लागू करने हेतु उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की आरजे रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति की क्या की थी, गठन की थी। तो बहुत सिंपल है, कैसे याद रखो कि यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य, तो यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, उत्तराखंड बन गया है। कौन बन गया है, उत्तराखंड। अब उत्तराखंड ने इसे लागू करने के लिए क्या किया, सलाह मशवरा किया। सलाह मशवरा करने के लिए उन्होंने क्या बनाई, एक कमेटी बनाई। ये कमेटी का अध्यक्ष कौन रहा, तो बहुत अच्छे से याद रखो, सिर्फ एक शब्द में याद रखो, रंजना, रंजना प्रकाश। अब रंजना प्रकाश अकेली नहीं थी, भला सहायता कभी या सलाह कभी किसी एक व्यक्ति से ली जा सकती है। रंजना प्रकाश के साथ कितने लोग और थे, 5 सदस्य और शामिल थे। तो इन सब लोगों ने मिलकर कहा कि यार लागू कर दो यूसीसी उत्तराखंड के अंदर। तो बस यही सिंपल सी चीज है। अब देखो, सुदर्शन सेतु, सुदर्शन सेतु है, इंपॉर्टेंट है। इसका पुराना नाम क्या है, इसका पुराना नाम जो है सिग्नेचर ब्रिज है, सिग्नेचर ब्रिज। अभी क्या है, टाइपिस्ट जो सर हैं उनकी गलती नहीं है, थोड़ी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती रहती है, पता नहीं अभी कुछ ज्यादा ही हो रही हैं, है ना। पहले आवाज का हो रहा था, अभी बेचारे कीबोर्ड का एकदम दिमाग क्या है, खराब हो गया है। कीबोर्ड पर टाइप कुछ किया जाता है अंगुली के द्वारा, कीबोर्ड उसे सॉफ्टवेयर में कुछ और टाइप कर देता है। राम जाने पता नहीं क्या हो जाता है। कई बार इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के भी अपने मजे हैं, उनके भी मूड चेंज होते हैं कि अच्छा तुमने मुझसे इतना काम कराया, एक दिन मुझे छुट्टी नहीं दी, अब मैं तुम्हें टाइप ही नहीं करने दूंगा। तो उस वजह से कुछ कुछ जगह क्या हो रही है, गलती हो रही है। तो सुदर्शन सेतु क्या है, सिग्नेचर ब्रिज है। गुजरात के ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वारका द्वीप को ये क्या करता है, जोड़ता है, और ये देश का सबसे लंबा केबल आधारित सेतु है। तो बहुत सिंपल है, गुजरात का ओखा और गुजरात के अंदर जो बेट द्वारका का द्वीप है, इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ना है, क्यों जोड़ना है भाई, लोगों को एक से दूसरी जगह जाना तो होगा। अगर ओखा के लोगों को बेट द्वीप जाना होगा और बेट द्वारका के द्वीप के लोगों को ओखा आना होगा, तो फिर बेचारे कैसे आएंगे। अगर रोज पानी में ना उतार देंगे तो फिर मरने का भी तो डर रहेगा ना। तो वहां पे केबल सेतु बनाया गया, और ये केबल सेतु जो है लंबा केबल सेतु है, देश का लंबा ही नहीं सबसे लंबा, और इसका नाम क्या रखा गया है, सुदर्शन सेतु। और पहले क्या नाम था, सिग्नेचर ब्रिज। तो बहुत सिंपल है, आगे चले। अब आगे तो बढ़ेंगे भाई, पर पहले पीछे को भी देख लेंगे। तो पहले तो मुझे ये बताइए आप लोग सभी कि सुदर्शन सेतु के बारे में आपने क्या क्या याद आ रहा है। वैसे तो बोर्ड पे दिख रहा है बट फिर भी बताना है। सुदर्शन सेतु के बारे में आपको मुझे क्या करनी है, अभी सारी की सारी जो जानकारी इकट्ठी की है वो एक बार क्या करके दे देनी है, टाइप करके दे देनी है। आगे चले, चलो। हाँ, उसके बाद याद बताना है कि यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, और वो कौन सी कमेटी है जिसने उस राज्य को कह दिया है कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी, लगा लो यूसीसी लागू कर लो, जो हो वो देखा जाएगा। तो वो कमेटी के चेयरमैन कौन है ये भी टाइप करोगे। आगे चलते हैं। हाँ, इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम, जिस पर सबसे ज्यादा क्या मचा है, हवा उठा है, और इसको क्या घोषित किया गया है, असंवैधानिक घोषित किया है। तो हमें इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना, पर थोड़ा थोड़ा जरूर पढ़ना है, क्योंकि आपके फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में पॉलिटी के सेक्शन के अंदर भारत में चुनाव लागू एक टॉपिक लगा हुआ है। अब वो भारत में जो चुनाव वाला जो टॉपिक है ना, वो बहुत वास्ट है, और बेसिकली 80 to 90% वो करंट से उठ के आता है। इसीलिए इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इसे 29 फरवरी 2018 को केंद्र सरकार लाई थी। इस उनका उद्देश्य क्या था कि चुनाव में जो काले धन का इस्तेमाल को रोकना है, उसके लिए ये हम बॉन्ड स्कीम लाए हैं। अब इसमें क्या है कि ये बॉन्ड स्कीम सिर्फ कौन प्राप्त कर सकता है, राजनीतिक दल प्राप्त कर सकते हैं, और ऐसे राजनीतिक दल जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 की धारा 29A के तहत रजिस्टर है, और जिन्हें पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 1% से अधिक वोट मिले हैं। इसमें बॉन्ड कौन कौन से हैं, 1000 के, 10,000 के, और 1 लाख और 1 करोड़ के। तो देखो बहुत सिंपल है, इधर देखिए आप लोग। ईबीएस, इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम, अब ये कौन लाया, सेंट्रल गवर्नमेंट लाई। क्यों लाई, सेंट्रल गवर्नमेंट के दिमाग में एक चीज थी
कि यार बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी जो है वो किस में इस्तेमाल होती है, चुनाव में इस्तेमाल होती है। तो इस ब्लैक मनी का इस्तेमाल चुनाव में रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड स्कीम ले आते हैं। अब ले आए इलेक्ट्रॉन बॉन्ड स्कीम, कोई बुराई नहीं है इस स्कीम के अंदर, लेकिन इसका क्राइटेरिया तय किया कि ये किसके लिए है। तो पहली बात पॉलिटिकल पार्टीज के लिए है, राजनीतिक दल के लिए है। अब कोई ऐरे गहरे नत्थु गहरे राजनीतिक दल के लिए नहीं है, ऐसे वैसे किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं है, ऐसे राजनीतिक दल के लिए है जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 की 29A के तहत रजिस्टर्ड है, जिसको लोकसभा या विधानसभा के अंदर 1% से ज्यादा क्या मिले हैं, वोट मिले हैं, उसको ये प्राप्त होंगे। अब ये बॉन्ड कौन खरीद सकता है, हर कोई खरीद सकता है, जिसको भी मन है वो खरीद सकता है। तो इन बॉन्ड की कीमत क्या है, तो देखो सबसे कीमत है 1000, आपकी मर्जी आप 1000 का खरीदिए, आपकी मर्जी आप 10,000 का खरीदिए, आपकी मर्जी आप 1,00,000 का खरीदिए, और आपकी मर्जी कि आप 1 करोड़ का खरीदिए। ठीक, तो आराम से याद रखोगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे चले। हाँ, इससे 15 फरवरी 2024 को असंवैधानिक क्या कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो ये स्कीम क्या नहीं है, सही नहीं है। तो बस इतना सा इसके अंदर याद रखना है। अब हम चलते हैं आगे की ओर। जम्मू कश्मीर की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन, तो देखो जम्मू कश्मीर के लिए पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन है। ये पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कहाँ से कहाँ तक है, बारामुल्ला से संगलदान तक है। बस इसको क्या करना है, आपको याद रखना है कि जो पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन है जम्मू कश्मीर की, वो ट्रेन कहाँ से कहाँ तक है, तो बारामुल्ला से संगलदान तक है। क्लियर, तो ईबीएस स्कीम अच्छे से समझ में आई। जम्मू कश्मीर की इलेक्ट्रिक ट्रेन को तो आपको क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है कि ये बारामुल्ला से लेके संगलदान तक है। ठीक, आगे चलते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा सिंगल आर्क रेलवे पुल, अब देखो इसमें याद रखो सिंगल आर्क। ठीक, अभी हमने केबल वाला पढ़ा था, भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल जो है वो सुदर्शन सेतु है, लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है, दुनिया का सबसे ऊंचा सिंगल आर्क। देखो सिंगल आर्क मतलब ऐसा, आर्क इसको बोलते हैं। तो सिंगल आर्क का जो रेलवे पुल है वो कौन सा पुल है, चिनाब ब्रिज है। कौन सा ब्रिज है, चिनाब। अब मैंने आपको बहुत ज़्यादा इंडिया का ज्योग्राफी एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीट करा दिया है 2nd ग्रेड का। तो उसमें आप मुझे ये बताइए चिनाब जो है निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयन रिवर है जिसकी ट्रिब्यूटरी है, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक, और आप उसके साथ मुझे ये भी बताएंगे जो चिनाब रिवर है वो भारत के अंदर कितनी लंबाई में है, ये दोनों चीज़ें भी आप मुझे बताएंगे। फिर देखो चिनाब जो ब्रिज है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो देखो उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेलवे लिंक परियोजना का भाग है ये चिनाब ब्रिज। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें बस दिमाग में रखना है कि सबसे सिंगल आर्क वाला दुनिया का सबसे लंबा पुल भारत में बन रहा है और उस पुल का नाम क्या है, चिनाब पुल है। अब ये जो चिनाब का पुल है ये उधमपुर श्रीनगर और बारामुल्ला, ये रेलवे लिंक परियोजना है उधमपुर श्रीनगर और बारामुल्ला। इस लाइन को आपको सिर्फ क्या करना है, एक बार पढ़ना है, अपने आप ये क्या करेगी, दिमाग में जाएगी। बस गौर से इसको क्या कर लेना है, एक बार देख लेना है। जैसे मैं साइड में हूं तो इसको बहुत गौर से क्या कीजिए, आप देखिए। देख लिया तो फिर आगे चलें अपन। चलो, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 है ना, अभी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। परीक्षाओं में जो धांधली हो रही है उसको लेकर ये बिल आया है और सच में ऐसा कानून का जरूरत भी है। देखो बच्चे के कितने सपने होते हैं, बेचारा दिन भर मेहनत करता है और सिर्फ कुछ लोग अपनी ताकत के दम पर इतना गलत गलत काम करते हैं। तो सोचो जो बच्चा तैयारी करता है वो कितना इरिटेट होता होगा, है ना। दुनिया के ताने सुनने पड़ते हैं कि देखो इतना पढ़ा फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। दुनिया को क्या लगता है, उसको तो 2 शब्द बोलने हैं, वो बोल के चले जाएंगे, लेकिन आपकी मनस्थिति पूरी बिगड़ जाएगी। पर आप अपनी मनस्थिति बिल्कुल ना बिगाड़े, क्योंकि दुनिया के बोलने से कुछ नहीं होता। दुनिया तो चढ़ते को भी बोलेगी, उतरते को भी बोलेगी। आप एक ऐसा एटीट्यूड डेवलप करें कि तुम हमें बोल के दिखाओ। हम कर रहे हैं प्रयास, जिस दिन भगवान का साथ हुआ, जिस दिन किस्मत ने साथ दिया, हम उस दिन फोड़ देंगे एग्जाम को। क्योंकि कई बार कुछ बच्चे लक फैक्टर से भी तो रहते हैं, पर दुनिया ये चीजें नहीं समझती। तो इसीलिए ये जो धांधली अंदर हो रही है, जो फालतूगिरी अंदर हो रही है, उसको रोकने के लिए कौन सा बिल लाया गया है, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024। राज्यसभा व लोकसभा से ये क्या हो गया है, पारित हो गया है।
अनुचित साधनों और अपराधों का सहारा लेने वाले किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को 3 से 5 वर्ष का कारावास और 10 लाख का जुर्माना। तो ध्यान रख लेना, अगर किसी ने भी ऐसा उल्टा पुल्टा काम कर दिया तो उसको 3 से 5 वर्ष की क्या होगी, सजा होगी, और जुर्माना कितना देना पड़ेगा, 10 लाख का। ठीक, तो यही लाइन आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, पूछी जा सकती है। आगे चलते हैं, राजा कृष्णमूर्ति। अब भाई राजा कृष्णमूर्ति क्यों इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं। शिकागो मैगजीन के 50 सबसे शक्तिशाली लोग। अब देखो ऐसा लगता है सबको अभी शक्तिशाली लोग बनाना है। हमने टाइम्स का पढ़ा 12 सर्वश्रेष्ठ महिलाएं, हमने फोर्ब्स के अंदर अंडर 30 की लिस्ट देखी जिसके अंदर 38 लोग शामिल हुए हैं जो बहुत ताकतवर हैं, उसमें से 9 महिलाएं हैं। अब हम देख रहे हैं शिकागो मैगजीन। अरे भाई भारत वालों की भी है कोई तो वो भी बता दो। ठीक, तो शिकागो मैगजीन के 50 सबसे शक्तिशाली लोगों में शामिल एक व्यक्ति हैं ये, और ये 24वें स्थान पर है। कितने स्थान पर है, 24वें। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि कृष्णमूर्ति जो हैं शिकागो मैगजीन के अंदर शामिल हुए हैं, वो एक व्यक्ति हैं, और ये व्यक्ति जो है वो कितने नंबर पर है, 24वें नंबर पे है। तो बहुत सिंपल से 24वें नंबर पर आपको कृष्णमूर्ति को याद रखना है। और ये कौन सी मैगजीन में शामिल हुए हैं, शिकागो मैगजीन पे शामिल हुए हैं। और ऐसी सर्वोच्च रैंक पाने वाले वो दक्षिण एशियाई मूल के व्यक्ति हैं, एकमात्र। तो याद रखना कि हमारे दक्षिण एशिया से एक व्यक्ति जिसका नाम है कृष्णमूर्ति, वो शामिल हुए हैं शिकागो के प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में, और उनका रैंक कितना है, 24। अब 24 आपको रखने नाम ज्यादा रखने में, याद रखने में दिक्कत भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम 2024 में जी रहे हैं। किस में जी रहे हैं हम अभी, 2024 में। तो इसी 24 को उठाओ और 24 में एक व्यक्ति को लाओ जो कौन है, कृष्णमूर्ति है, और इसे बेस्ट बना दो कौन सी मैगजीन के अंदर, तो इसे बेस्ट बना दो आप शिकागो मैगजीन के अंदर। कौन सी मैगजीन में, शिकागो मैगजीन में। तो क्लियर हो गया आपका। चलो अपार, अब ये अपार के बारे में पढ़ते हैं कि अपार क्या है। तो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है। ठीक, तो इसका पूरा नाम क्या है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत है। सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय जाने वाले छात्रों का एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है। तो जितने भी आप स्टूडेंट है, चाहे प्राइवेट में है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर है या किसी यूनिवर्सिटी में है, तो उनका एक क्या है, बैंक ऑफ क्रेडिट है, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है, जिसका नाम क्या दिया गया है, अपार दिया गया है, ताकि एक पूरा का पूरा डाटा एक जगह क्या हो सके, इकट्ठा हो सके। तो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। क्लियर। चलो हाँ, अब देखो गुप्तेश्वर शिव मंदिर, ये कहाँ है गुप्तेश्वर शिव मंदिर, तो कोरापुट जिला उड़ीसा के अंदर है, और ये जैव विविधता का क्या घोषित हुआ है, एक स्थल घोषित हुआ है। तो इसे हमें सिर्फ क्या करना है, रीड, पढ़ना है। तो ठीक, आगे चलो। चलो हाँ, अब वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक, अब बहुत इंपॉर्टेंट सूचकांक फिर से आ गया है। तो LPI हम पढ़े थे, अब हम पढ़ रहे हैं WPI, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल इंडेक्स, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल इंडेक्स, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024। इसको कौन जारी करता है, तो UN जारी करता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है। 55 प्रमुख देश इसमें शामिल हुए हैं। भारत का कौन सा स्थान है, 42वां स्थान है, और स्कोर कितना है, 38.64। सबसे ऊपर कौन है बुद्धि में, तो अमेरिका है 95% के साथ। तो देखो बहुत सिंपल है, हम आपको इसको एकदम क्या कर लेते हैं, सिंपल कर लेते हैं। देखो विश्व में बुद्धि के हिसाब से, विश्व में बुद्धि के हिसाब से आपको क्या बनाना है, इंडेक्स बनाना है। देखो आम भाषा में पढ़ते हैं, एकदम अच्छे से याद होगा। अब ये विश्व बुद्धि का इंडेक्स बनाना है, ये इंडेक्स कौन से ईयर के बनाना है, 2024 के लिए बनाना है। तो भाई इस बुद्धि वाले कंपटीशन में कितने लोग शामिल होंगे, तो 55 लोग शामिल होंगे, कम ही हुए 55। अब इस बुद्धि वाले इंडेक्स में पहले तो हम अपनी बात कर लेते हैं, क्योंकि हम भारतीय हैं। तो भारतीयों की बुद्धि का जो आंकड़ा आया है, वो जो रैंक आई है, वो कौन सी आई है, 42 आई है। भला हो भगवान का, कम से कम हम टॉप 50 में तो आए। किस में आए, टॉप 50 में तो आए। 42 नंबर पे हैं हम, और हमारा कितना परसेंट आया है, देखो 38%, 38% आया है हमारा। चलो कोई नहीं, 36 में पास होते हैं हम, कम से कम 2% तो एक्स्ट्रा लाए हैं, 38%। अब फर्स्ट नंबर पे कौन आया है, तो देखो फर्स्ट नंबर पे तो है USA, और कितने परसेंट के साथ, 95% के साथ। दूसरे नंबर पे कौन आएगा, ब्रिटेन, 94% के साथ।
तीसरे नंबर पे कौन है, फ्रांस 93% के साथ। तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपकी बुद्धि का क्या लिया जा रहा है, टेस्ट लिया जा रहा है, और इस बुद्धि के टेस्ट में कितने लोग शामिल हुए हैं, 55 लोग शामिल हुए हैं, और भारत जो है वो टॉप 50 में आया है आराम से, 42 नंबर पे आया है, और कितने परसेंट लाया है, 38%। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको पता ही है, फर्स्ट जो है वो अमेरिका है 95%, ठीक। सेकंड जो है वो ब्रिटेन है, वो कितने परसेंट के साथ, 94 के साथ, और एक है आपका फ्रांस 93% के साथ थर्ड रैंक पर। जारी करने वाली संस्था है यूएन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलो, बापू टावर, तो बापू टावर कहाँ है आपका, पटना बिहार के अंदर है। सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन कहाँ स्थापित हो रहा है, रंगपो में। तो याद रखना कि भाई सिक्किम के पास भी अपनी छुक छुक गाड़ी आ गई है, और वो छुक छुक गाड़ी जो है वो कहाँ स्थापित हो रही है, रंगपो के अंदर स्थापित हो रही है, ठीक। भारत में नागरिकों की देखभाल में सुधार करना, वरिष्ठ नागरिक देखभाल प्रतिमान की पुनः कल्पना नीति आयोग द्वारा जारी स्थिति पत्र है। इसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, इतना ये क्या नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इस पॉइंट को क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, अगर आपको विश्व का बुद्धि वाला इंडेक्स पूछे, उसमें 55 देश शामिल है, उसमें टॉप कौन किया है ये टाइप कीजिए, थर्ड नंबर पे कौन आया है ये भी टाइप कीजिए, इंडिया का क्या रैंक है और क्या स्कोर है ये भी टाइप कीजिए। फिर आपने मुझे बताना है कि सिक्किम की पहली छुक छुक गाड़ी जो है वो कहाँ लग रही है ये भी बताएंगे, और बापू टावर कहाँ है ये भी बताएंगे, और ओखा मुख्य भूमि से बेट द्वारका को जोड़ने वाला जो केबल पुल है, जो देश का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है, वो कौन सा है, उसका नाम क्या है, ये भी टाइप करेंगे। तो आगे चलें अपन, चलो। हाँ, अब हम घुसते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी में। अब हमारा क्या पूरा हो गया है, इंटरनेशनल पूरा हो गया है, नेशनल पूरा हो गया है, अब हम चल रहे हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी में। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का पहला देखिए, अमेरिका की इंट्यूटिव मशीन जो है, इंट्यूटिव मशीन जो है वो चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाली पहली निजी वाणिज्यिक कंपनी बनी है। अब देखो, पता है हर किसी को चंद्रमा पे उतरना है, ये बेचारा चंद्रमा इतना खूबसूरत है ना, इसीलिए ये मून जो इतना ब्यूटीफुल है, ये मून जो इतना क्या है, ब्यूटीफुल है, इतना ब्यूटीफुल जो आपका मून है, इसलिए ये सबको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अब इस बार मून पे कौन जाने वाला है, देखो भारत चला गया, जापान का अपना मून मिशन है। बताओ जापान के मून मिशन का नाम क्या है, हमने पढ़ा भी था जनवरी के करंट अफेयर्स में, और बताना पड़ेगा सबको, और जिसने बता दिया ना अच्छे से और नाम के साथ बता दिया ना, कल की क्लास में मैं बोलूंगी देखो ये शहंशाह लोग हैं, बादशाह लोग हैं, क्यों हैं, क्योंकि राजा टाइप लोग हैं, क्योंकि उनको पिछला भी इतना याद है। तो देखो बेसिकली मून एक बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, बहुत ब्यूटीफुल है मून, और इसी वजह से सबको मची हुई है कि जाना है हमें कहाँ पे, चंद्रमा पे। पृथ्वी पर बैठे और चंद्रमा के ख्वाब देख रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा बहुत सुंदर है, और इस बार चंद्रमा जाने की होड़ लगी है किसी प्राइवेट कंपनी को। ये प्राइवेट कंपनी है, कौन है ये प्राइवेट कंपनी, इंट्यूटिव मशीन है। उसका लैंडर कौन सा है, नोवा सी लैंडर है ना, जैसे अपने इंडिया के अंदर विक्रम जो लैंडर था वैसे ही। तो चंद्रमा की सतह पे लैंड करने के लिए इस कमर्शियल कंपनी ने, प्राइवेट कमर्शियल कंपनी ने जो लैंडर बनाया है उसका नाम क्या है, नोवा सी लैंडर। कौन से अंतरिक्ष यान में से भेजा गया था, ओडिसियस में। मिशन का नाम क्या है, IM फर्स्ट मिशन। इसका उद्देश्य क्या है, चंद्रमा की मिट्टी का अध्ययन करना है। तो बेसिकली कुछ नहीं, चंद्रमा को टच करके देखना है कि भाई कितना ब्यूटीफुल है, कितना सॉफ्ट है, और पूरे चंद्रमा पर क्या है, मिट्टी है। तो आपको दिमाग में ऐसे रखना है कि इंट्यूटिव मशीन एक जो कमर्शियल प्राइवेट कंपनी है, उसने भी अपना क्या कर दिया है, चंद्रमा पर एक मिशन लैंड कर दिया है। उस लैंडर का नाम क्या है, नोवा सी लैंडर है। किस यान में बिठा के नोवा सी लैंडर को चंद्रमा के पास भेजा गया था, तो उसका नाम है ओडिसियस, ठीक। और इस मिशन का नाम क्या है, IM फर्स्ट मिशन। बस सिंपल, आगे चलते हैं। हाँ, भारत का पहला स्वदेशी जासूसी उपग्रह, क्या बात है, भारत ने भी क्या करवानी है, अब जासूसियां करवानी है, ठीक है। तो भारत का अपना खुद का स्वदेशी जासूसी उपग्रह जो है वो लॉन्च हुआ है स्पेस एक्स की मदद से। भारत की निजी कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा ये तैयार किया गया है। इसमें अमेरिकी कंपनी सैटेलाजिक इनकॉर्पोरेशन ने मदद की है। लॉन्च में सहयोग किसने किया है, स्पेस एक्स ने। तो बेसिकली भारत ने क्या किया है, भारत के लोगों ने क्या किया है कि देखो भाई हमको अपना खुद का क्या चाहिए, प्राइवेट एक, मान लो ये ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में हमको अपना खुद का क्या चाहिए, एक हमको अपना खुद का जासूसी वाला उपग्रह चाहिए। तो स्पेस एक्स की मदद से, और किसकी मदद से, सैटेलाजिक की मदद से, सैटेलाजिक की मदद से, और सैटेलाजिक की मदद से
और टाटा की मदद से, इन तीनों की मदद से क्या कर दिया गया है, जासूसी वाला एक उपग्रह क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। तो सिंपल सी बात याद रखो कि हमारा खुद का जासूसी का उपग्रह ब्रह्मांड में जा रहा है। ले जा कौन रहा है, स्पेस एक्स ले जा रहा है, स्पेस एक्स ले जा रहा है मदद। और कौन कौन कर रहा है, तो सैटेलाइट कर रही है अमेरिका की कंपनी, और भारत की तरफ से कौन है, टाटा है। क्लियर। चलो, इनसेट 3DS। अब इनसेट 3DS के बारे में क्या याद रखना है कि ये इसरो का मौसम उपग्रह है, भू समकालिक स्थिर कक्षा में स्थापित हुआ है। इसका प्रक्षेपण याद रखना बहुत जरूरी है, GSLV F14। तो आपको याद रखना है कि इनसेट जो 3DS है, इनसेट 3DS जो है, ये किसके द्वारा अंदर गया है, GSLV F14 के द्वारा, GSLV F14 के द्वारा ऊपर भेजा गया है, ताकि मौसम का पूरा क्या कर सके, जानकारी ले सके। तो देखो फरवरी में है अपन, तो F14, GSLV F14। क्लियर। चलो, कार्टोसेट 2, ये भी इसरो का उपग्रह है। इसका बेचारे का जीवन काल क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। तो जिसका जीवन काल समाप्त हो गया है वो कौन है, तो वो है कार्टोसेट 2। आगे चले। चलो, इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि भाई देखो स्पेस का दूसरा स्पेस पोर्ट जो है इसरो का, जहां से क्या लैंड किया जा सकता है, किसी न किसी स्पेस क्राफ्ट को ऊपर भेजा जा सकता है, तो वो है कुलसेकरपट्टिनम, थुद्दुकुड्डी, तमिलनाडु। यह निजी क्षेत्र द्वारा विकसित SSLV के लिए कार्य करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कि प्राइवेट सेक्टर के जितने भी छोटे यान होंगे जो SSLV के द्वारा ऊपर भेजे जाएंगे, उसके लिए एक नया स्पेस पोर्ट इसरो ने बनाया है। वो कौन सा है, कुलसेकरपट्टिनम है। कहाँ है, थुद्दुकुड्डी, तमिलनाडु के अंदर है। तो याद रखना, थुद्दुकुड्डी तमिलनाडु के अंदर निजी क्षेत्र के जितने भी SSLV से भेजे जाने वाले क्राफ्ट होंगे, उसके लिए थुद्दुकुड्डी कुलसेकरपट्टिनम एक जगह है, वहां पे दूसरा स्पेस पोर्ट बनाया गया है। थुद्दुकुड्डी से याद रखना, ठीक। थुद्दुकुड्डी बराम से क्या हो जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। फिर देखो INS संध्याक, देश का पहला सर्वेक्षण विशाल मालवाहक जहाज। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वेक्षण, मतलब INS संध्याक क्या करता है, सर्वे करता है। सर्वे करने वाला एक बड़ा मालवाहक क्या है, ये जहाज है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स जो है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा इसे क्या किया गया है, मनाया गया है। अब आप मुझे बताएंगे कि भाई कौन सा ऐसा सेट है, कार्टो सेट है, उसका क्या खत्म हो गया है, जीवन काल खत्म हो गया है। फिर आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो हमने इनसेट 3D है वो किससे भेजा है, तो वो हमने GSLV F14 से भेजा है। फिर आपने ये भी याद रखना है कि जो हमारा INS संध्याक है, ये पहला सर्वेक्षण वाला क्या है, मालवाहक जहाज है, जो किसने बनाया है, गार्डन शिप रिच बिल्डर्स ने बनाया है। फिर आपने ये भी याद रखना है, जो अभी हम पीछे गए थे, थुद्दुकुड्डी तमिलनाडु। अब थुद्दुकुड्डी तमिलनाडु तो आप लोग टाइप कीजिए ताकि मुझे पता चले। स्पेस पोर्ट है, ये स्पेस पोर्ट किसने बनाया, इसरो ने बनाया। क्यों बनाया इसरो ने, बोले ये निजी कंपनी वाले जब देखो तब आ जाते हैं कई बार कि हमारा भी स्पेस क्राफ्ट ऊपर पहुंचा दीजिए, तो हमने अलग से स्पेस पोर्ट बना दिया। और ये स्पेस पोर्ट जो है वो निजी के लिए है और छोटे के लिए है, SSLV से हम क्या कर देंगे, लॉन्च कर देंगे। अब देखो, राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला ने सौर ऊर्जा से संचालित स्यूडो सैटेलाइट जो है उसका क्या कर लिया है, सफल परीक्षण कर लिया है। तो हम सब पढ़ेंगे कि देखो एरोस्पेस ने क्या कर लिया है, एक झूठे सैटेलाइट, सूडो सैटेलाइट का सफल परीक्षण किया है। आपदा के समय सामान्य नेटवर्क खराब होने के कारण दूर दराज के इलाकों में मोबाइल नेटवर्क 5G तरंगे ये क्या करेगा, प्रदान करेगा। इतनी सी बात है। इसको भी हमें सिर्फ क्या करना है, पढ़ना है और छोड़ना है, आगे चलना है। हाँ, अब देखो कान, ये नाम, ये तुर्की का पहला स्वदेशी फाइटर जेट है। अब जब भी अपना कान देखो ऐसे, तो कान देखते याद आ जाना कि तुर्की ने कान जैसा क्या बनाया है, अपना पहला फाइटर जेट बनाया है। ठीक। चलो, हाँ, अब हम आ गए हैं पुरस्कार और सम्मान के अंदर। अब भारत रत्न की घोषणा हो चुकी है, और भारत रत्न के बारे में हमें सब पता है। लाल कृष्ण आडवाणी ने मिला है, PV नरसिम्हा राव को मरणोपरांत मिला है, चौधरी चरण सिंह को भी मरणोपरांत मिला है, और MS स्वामीनाथन को भी मरणोपरांत मिला है। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, 1965 से ये दिए जा रहे हैं। 58वें, याद रखना 58वें
ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है हम उसकी बात कर रहे हैं, ये मिला है गुलजार को उर्दू के लिए और जगत गुरु राम भद्राचार्य को संस्कृत के अंदर अच्छा काम करने के लिए। तो बेसिकली याद रखना दो लोगों के नाम, एक गुलजार का नाम और एक राम भद्राचार्य जी का नाम, इन दोनों के नाम याद रखना। और याद रखना कि 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 इन्हीं ही प्राप्त हुए हैं। 11 लाख को इनका क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, वाग देवी की प्रतिमा मिलेगी, है ना, सरस्वती की वाग देवी की प्रतिमा। 8वीं अनुसूची की 22 भारतीय भाषाओं में से किसी भाषा में उत्कृष्ट साहित्य योगदान हेतु दिया जाता है। तो बेसिकली याद करना कि भाई जो भी हमारा 8th स्केड्यूल है, 8th स्केड्यूल के अंदर कितनी भाषाएं हैं भाई, तो 22 भाषाएं हैं। हमारे 8th स्केड्यूल के अंदर कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। इन 22 भाषाओं के अंदर जिसने भी बेस्ट काम किया है उन लोगों को हम क्या दे देते हैं, ज्ञान की पीठ पर बैठा देते हैं। अब ये ज्ञान की पीठ पर हमने 2023 में किन लोगों को बिठाया, तो बेसिकली 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए हमने 2 लोगों को ढूंढा। एक ढूंढा गुलजार साहब को, है ना, गुलजार साहब के लिखे गीत कितने अच्छे हैं। अब नाम ही गुलजार है तो नीचे भाषा क्या हो जाएगी, उर्दू। दूसरा हमने किसको ढूंढा, राम भद्राचार्य जी को। अब राम भद्राचार्य जी का नाम कितना संस्कृतियन साउंड करता है, तो ये किसके विद्वान हैं, संस्कृत के विद्वान हैं। अब बस याद रखना इनको एक वाग देवी की प्रतिमा गिफ्ट करना और 11 लाख रुपए का चेक दिखा देना, बोलना बल्ले बल्ले हो गई आपकी। तो बस ये ज्ञानपीठ पुरस्कार आपने क्या रखने हैं, याद रखने हैं। क्लियर। चलो अब देखो आ जाते हैं दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म प्राइज, अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म प्राइज। अब आप कहोगे कि अभी मिथुन चक्रवर्ती को ही तो 2 दिन पहले दादा साहब फाल्के अवार्ड की घोषणा हुई है। बिल्कुल हुई है, वो लाइफ टाइम अचीवमेंट सेक्शन है। वो कौन सा सेक्शन है, लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो याद रखना 2024 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दादा साहब फाल्के मिथुन दा को मिला है। अब किसने मिथुन दा का गाना नहीं सुना, सबने सुना आई एम अ डिस्को डांसर, तो आराम से याद रख सकते हो। यही सेम वही दादा साहब फाल्के अवार्ड है, लेकिन कैटेगरी कौन सी है, इंटरनेशनल फिल्म की है। अब इसके अंदर बहुत सारे प्राइज है, जैसे बेस्ट एक्टर का प्राइज मिला है शाहरुख खान को। जवान पिक्चर आपने देखी होगी ना, तो जवान लोग जवान पिक्चर ही देखेंगे। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है, रानी मुखर्जी को मिला है। लेकिन जो बेस्ट पिक्चर क्रिटिक्स की है ना, वो याद रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर क्रिटिक्स वाली बेस्ट फिल्म पूछता है। तो बेस्ट क्रिटिक की जो प्राइज मिला है ना, वो किसको मिला है, आपका 12th फेल को मिला है। और बेस्ट क्रिटिक का जो एक्टर है वो कौन है, विकी कौशल है ना। विकी कौशल ने कितनी अच्छी अच्छी पिक्चरें की हैं, सैम मानेक शॉ पे पिक्चर बनाई है, उरी पे पिक्चर बनाई है, सरदार उधम सिंह पे बनाई है। जो क्रिटिक के हिसाब से, जो आलोचक है उसके हिसाब से जो बेस्ट एक्टर है वो कौन है, विकी कौशल है। और बाकी लोगों के हिसाब से बेस्ट एक्टर कौन है, शाहरुख खान है ना, किंग खान शाहरुख खान है। तो और सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, गुड मॉर्निंग को। देखो दादा साहब फाल्के फिल्म पुरस्कार जो है वो पहले तो नहीं, बीच में तो ट्रेंड बंद हो गया था। आईएएस के मेंस ने ये ट्रेंड फिर से जारी कर दिया है। उन्होंने कान फिल्म फेस्टिवल पूछ लिया था, तो अब से फिल्म फेस्टिवल की बाढ़ आने वाली है पेपरों के अंदर। तो ध्यान रखे दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म प्राइज जो है वो अलग है, और दादा साहब फाल्के के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो मिथुन दा को मिला है। ये दोनों अलग चीजें हैं, दिमाग में रखे, ठीक। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स किसने नहीं देखी, 12th फेल, वो मनोज और श्रद्धा की प्रेम कहानी पर आधारित है। और दोनों जो हैं वो सिविल सेवक हैं। मनोज शर्मा जो है वो आईपीएस ऑफिसर है, और उनकी पत्नी जो पहले उनके साथ पढ़ाई करती थी, श्रद्धा शर्मा, जो आईआरएस ऑफिसर है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स विकी कौशल। और सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, गुड मॉर्निंग। अब जब भी बोलो ना गुड मॉर्निंग, तब याद रखना कि अच्छा इस साल ये दादा साहब जो फिल्म अवार्ड आए हैं उसके अंदर बेस्ट छोटी फिल्म का अवार्ड पाया है। हाँ, 66वें ग्रैमी पुरस्कार। अब देखो ग्रैमी भी पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। ग्रैमी पुरस्कार किसके फील्ड में दिए जाते हैं, म्यूजिक के फील्ड में दिए जाते हैं। किसके फील्ड में दिए जाते हैं, म्यूजिक। अब आप कहोगे मैम हमें 66 कैसे याद रहेगा, देखो 1 2 3 4 5, अच्छा 5 ही शब्द बनते हैं, चलो नहीं बनेगा कुछ, तो याद रखना 66 ग्रैमी अवार्ड, 66 ग्रैमी अवार्ड 2024 हमें क्या करना है, याद रखना है। इसमें 5 भारतीय संगीतकार शामिल हुए हैं। बड़ी बात है, ग्रैमी अवार्ड में कितने भारतीय संगीतकार, 5, 4 एक साथ हैं, एक अलग है। अब वो 4 एक साथ कौन से हैं, अब देखो 4 भारतीय संगीतकार जो एक साथ काम करे थे, उनका एक बैंड था, उस बैंड का नाम था बैंड शक्ति, ठीक। और उनके एल्बम जो है उसका नाम क्या है, दिस मोमेंट। एल्बम का नाम क्या है, दिस मोमेंट। और इसी एल्बम दिस मोमेंट को कौन सा प्राइज मिला है, बेस्ट म्यूजिक ग्लोबल एल्बम। उसका क्या
मिला है, प्राइज मिला है? तो देखो बहुत सिंपल है कि हम 66वें ग्रैमी अवार्ड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 66वें ग्रैमी अवार्ड की। ये जो 66वां ग्रैमी अवार्ड है, इस 66वें ग्रैमी अवार्ड के अंदर 5 भारतीय शामिल हैं, 4 एक साथ है और एक अलग है। 4 एक साथ है और एक क्या है आपके? अलग है। जो 4 एक साथ है, जो 4 एक साथ है, उनका एक बैंड है ना? उस बैंड का क्या नाम है? बैंड शक्ति है ना? और इस बैंड का गाना है जो बहुत फेमस हुआ है, जो एल्बम है जो बहुत फेमस हुआ है, वो है दिस मोमेंट। दिस मोमेंट। अब इस बैंड के इस दिस मोमेंट एल्बम को कौन सा प्राइज मिला है? बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का प्राइज मिला है। अब बात आती है ये 4 लोग कौन कौन से हैं। तो देखो, शंकर महादेवन बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, जाकिर हुसैन, गणेश राजगोपालन और सेल्व गणेश विनायक राम। तो देखो, दो गणेश हैं, एक आपका सिंपल गणेश है, एक आपके सेल्व गणेश है। एक आपके कौन से गणेश हैं? सेल्व गणेश। और एक कौन है आपके? गणेश है सिर्फ। तो यहाँ लिख लेते हैं छोटा करके। देखो, शंकर जी हैं, शंकर जी के 2 बच्चे और शामिल है साथ में, एक है सिंपल गणेश और एक स्पेशल वाले गणेश, सेल्व गणेश। ठीक। और इनके साथ और कौन है? जाकिर हुसैन। कौन है? जाकिर हुसैन। तो ये 4 लोग हैं, इनको संयुक्त रूप से अपने बैंड शक्ति के लिए, और उसमें भी कौन सा? दिस मूवमेंट। ठीक है, उसके लिए प्राइज मिला है बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम के लिए, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम के लिए। क्लियर? आगे चलते हैं। अब देखो, अन्य भारतीय, अब एक भारतीय और है ना, वो कौन है? राकेश चौरसिया है। कौन है? राकेश चौरसिया। ये क्या बजाते हैं? ये बांसुरी बजाते हैं। इन्हें 2 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। क्या जीते हैं इन्होंने? 2 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। एक तो पश्तो जो इनका एल्बम है, उसको बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस का प्राइज मिला है, और एज वी स्पीक को बेस्ट कंटेम्पररी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम। बेसिकली ऐसे याद रखें कि जो दूसरे व्यक्ति हैं जो है राकेश चौरसिया। कौन है? राकेश चौरसिया। अब राकेश चौरसिया जो हैं, उनको मिला है 2 अवार्ड एक साथ, एक ग्रैमी अवार्ड, एक ग्रैमी अवार्ड मिला दोगे तो कितना हो जाएगा? 2 ग्रैमी अवार्ड। अब ये 2 ग्रैमी अवार्ड में एक जो है इनका एल्बम है जिसका नाम है पश्तो, उसको मिला है बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक। ठीक। दूसरी तरफ कौन सा है? दूसरी तरफ है आपका इसका एज वी स्पीक, एज वी स्पीक। अब देखो, ये बांसुरी बजाते हैं और बांसुरी एक इंस्ट्रूमेंट है, तो इंस्ट्रूमेंट एल्बम कौन सा इनका अच्छा है? एज वी स्पीक, जिसके लिए इनको क्या मिला है? ग्रैमी अवार्ड मिला है। अब बात करते हैं कि ग्रैमी अवार्ड के अंदर एल्बम ऑफ द ईयर। देखो, ये जो एल्बम ऑफ ईयर जो प्राइज दिया गया है ना, वो मेरा फेवरेट गाना है। जब भी मैं कार चलाती हूँ या गाड़ी चलाती हूँ, तब उस समय मेरे प्लेलिस्ट के अंदर ये शामिल है। तो एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है मिडनाइट रेन, या मिडनाइट भी बोल सकते हैं, मिडनाइट एल्बम को, जो किसका है? टेलर स्विफ्ट का है। बहुत अच्छा लिरिक्स है, आपको कभी मौका मिले तो सुनना मिडनाइट के लिरिक्स, आपको पता चलेगा कि कितना पावरफुल लिरिक्स है। इतना मीठा आवाज में गाया गया है, एकदम धीमे। जनरली ऐसे नहीं होते हैं इंग्लिश सॉन्ग, पर ये बहुत बहुत सुनने में क्या है? अच्छा है। भले ही आपको इंग्लिश नहीं भी आती है ना, तो भी आपको इसका म्यूजिक क्या लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। तो एल्बम ऑफ द ईयर ग्रैमी अवार्ड किसने जीता है? वो जीता है मिडनाइट, टेलर स्विफ्ट के गानों ने। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? आगे चलते हैं। अब आगे चलने से पहले थोड़ा पिछला देखते हैं। हम पढ़ रहे थे 66 ग्रैमी अवार्ड। 66 ग्रैमी अवार्ड में 5 भारतीय हैं, 4 एक साथ है और एक क्या है? अलग है, एक अलग है। अब जो 4 एक साथ है ना भाई, वो कौन है? तो जो 4 एक साथ हैं वो हैं शंकर जी। अब शंकर जी के साथ जाकिर जी भी हैं, और इन शंकर जी के 2 बच्चे भी हैं, एक है सिंपल वाले गणेश और एक है सेल्व गणेश। एक कौन है? सेल्व गणेश है। ठीक। फिर हमें याद रखना है एक अलग में कौन है? तो राकेश चौरसिया है। अब राकेश चौरसिया जी क्या करते हैं? तो राकेश चौरसिया जी बांसुरी बजाते हैं, ये भी ध्यान रखें। राकेश चौरसिया जी को 2 ग्रैमी अवार्ड मिले हैं, जबकि इन चारों का एक बैंड है शक्ति, उसका एक एल्बम है जिसका नाम है दिस मूवमेंट, और इस दिस मूवमेंट एल्बम को ही क्या मिला है? बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड मिला है। अब आ जाते हैं राकेश चौरसिया जो बांसुरी बजाते हैं। एक तो इनका पश्तो एल्बम है जिसको बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक का अवार्ड मिला है, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक का अवार्ड मिला है, और दूसरा है इनका एज वी स्पीक।
एज वी स्पीक, ये जो एज वी स्पीक है, इस एज वी स्पीक के लिए उनको क्या मिला है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का अवार्ड मिला है कि भाई ये अच्छा इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक वाला एल्बम है। फिर हमें याद रखना है मेरा फेवरेट एल्बम ऑफ द ईयर जो है मिडनाइट टेलर स्विफ्ट का। फिर हम देखेंगे सॉन्ग ऑफ द ईयर, अगेन बिली एलिस, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बिली एलिस, वॉट वॉज आई मेड फॉर, कि भाई मैं किस लिए बनी हूँ, वॉट वॉज आई मेड फॉर, किसका गाना है ये, बिली एलिस और फिनिस ओ'कॉनेल का। इसको क्या मिला है, सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। फिर आप देखते हैं अगली चीज, अदिति स्वामी, यहाँ पे ग्रैमी अवार्ड खत्म हो जाते हैं। बिली एलिस का गाना आप याद रखना, व्हाट वाज आई मेड फॉर, कि भाई मैं किस चीज के लिए बनी हूँ, हिंदी में उसको ये कहते हैं। तो बिली एलिस और फिनिस ओ'कॉनेल का ये जो गाना है उसको सॉन्ग ऑफ द ईयर का है ग्रैमी में। अब देखो अदिति स्वामी, अदिति स्वामी जो है वो विश्व तीरंदाजी द्वारा ब्रेक थ्रू आर्चर ऑफ द ईयर, ब्रेक थ्रू आर्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड पाई है। तो अदिति स्वामी 17 साल की है, सतारा महाराष्ट्र से है और इन्हें क्या प्राइज मिला है, ब्रेक थ्रू आर्चर ऑफ द ईयर। तो सिंपल याद रखें, आर्चर ऑफ द ईयर। ठीक, आगे चलते हैं। हाँ, अब देखो 19वें आईबीए वार्षिक बैंकिंग सम्मेलन हुआ है, मतलब बैंकों का एक पूरा का पूरा क्या हुआ है, सम्मेलन हुआ है। 19वें आईबीए वार्षिक बैंकिंग सम्मेलन में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार साउथ इंडियन बैंक को दिया है। तो बहुत सिंपल है कि जो इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन है, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन का 19वां पार्टी है, इस 19वें पार्टी में हमें अवार्ड देखना है बेस्ट बैंक का। अब ये बेस्ट बैंक किस में देखना है, टेक्नोलॉजी में देखना है। किस में देखना है, टेक्नोलॉजी में देखना है। अब टेक्नोलॉजी के अंदर बेस्ट बैंक कौन सा है, तो बहुत सिंपल है, साउथ इंडियन बैंक है। कौन सा बैंक है, साउथ इंडियन बैंक। बस इतना याद रखो, बैंक की टेक्नोलॉजी के मामले साउथ इंडियन बेस्ट है, बस कुछ नहीं, कि भाई बैंक की टेक्नोलॉजी के मामले में कौन बेस्ट है, तो साउथ इंडियन जो है वो बेस्ट है। फिर देखो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, क्या कहा है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया, खेल पत्रकार, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया और दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन, इन दोनों ने मिलके, देखो एक दिल्ली है और एक सिंपल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, फेडरेशन ऑफ इंडिया, एक इंडिया का स्पोर्ट्स जनरल है और एक दिल्ली का स्पोर्ट्स जनरल है। इन दोनों ने मिलकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया है, तो पीटी ऊषा को दिया गया है। और पीटी ऊषा अभी बहुत चर्चा में रही है, इंडियन ओलंपिक संघ की ये क्या है, वर्तमान में चेयरमैन है। तो ध्यान रखना कि पीटी ऊषा को, इंपॉर्टेंट चीज है, पीटी ऊषा को इंडिया के स्पोर्ट्स जनरल ने और दिल्ली के स्पोर्ट्स जनरल ने, सिंपल रट्टा नहीं मारेंगे, इंडिया का स्पोर्ट्स जनरल और दिल्ली का स्पोर्ट्स जनरल जो है उन्होंने मिलके क्या दिया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट प्राइज दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। अब चलते हैं आगे की तरफ। हाँ, 2023 का ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, 2023 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल चॉइस अवार्ड। अब देखो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जिनको जंगलों में घूमकर जानवरों की फोटो खींचने का बड़ा शौक होता है, उसी को बोलते हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। अगर ये सब कुछ नहीं पता है तो 3 इडियट पिक्चर देखी है ना, उसमें एक व्यक्ति जो होता है, जो आर माधवन होता है, उसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना होता है। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर कुछ नहीं, जिनको जीव जंतुओं से प्रेम होता है, वो उनकी फोटो क्लिक करना चाहते हैं और अगर वो बेस्ट फोटोग्राफ क्लिक करके लाते हैं तो उन्हें दिया जाता है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। और उसमें भी कौन सा, पीपल चॉइस, कि भाई लोगों को पसंद आया है, तो पीपल चॉइस अवार्ड। तो ये पीपल चॉइस अवार्ड किसे मिला है, नीमा सरीखानी को मिला है। ये देखो, ये सीमा नहीं है, ये नीमा है, नीमा सरीखानी को मिला है। अब नीमा सरीखानी जो है वो ब्रिटिशर्स हैं, इनकी एक फोटो है जो कि आप इंटरनेट पे भी देख लेना, बहुत सुंदर फोटो है, मैंने देखी है। नॉर्वेजियन द्वीप के अंदर पोलर बियर बैठे हैं, उसकी ये जो फोटो है। तो नॉर्वेजियन द्वीप पर पोलर बियर की जो फोटो है, वही फोटो को जो नीमा सरीखानी ने खींची है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का क्या दिया गया है, पीपल चॉइस अवार्ड दिया गया है, कि भाई लोगों की नजरों में ये इस साल की बेस्ट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है जो नीमा ने खींची है, जिसमें पोलर बियर हैं जो नॉर्वेजियन द्वीप पर बैठे हैं। बहुत सुंदर लग रहा है, सारा तरफ वाइट वाइट, पोलर बियर भी वाइट और जो नॉर्वेजियन द्वीप की स्नो है और पास में नीला पानी है, उस पे बैठे हैं बियर। अब देखो इतने सुंदर लग रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब देखो
केपीपी नाम्बियार पुरस्कार, केपीपी नाम्बियार पुरस्कार ये कौन देता है? तो IEEE देता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स देता है। इसको किसको दिया गया है? इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ को दिया गया है, मानवता हेतु प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए। अब रुकते हैं, अब पहले तो आप मुझे बताएं अदिति गोस्वामी कौन है, सॉरी अदिति स्वामी कौन है जो इतनी इंपॉर्टेंट है। फिर आप मुझे बताएंगे कि ग्रेमी अवार्ड के अंदर राकेश चौरसिया और उनके अलावा जो 4 लोग हैं वो कौन कौन है। ठीक, फिर आप लोग मुझे बताएंगे ग्रेमी अवार्ड का सॉन्ग ऑफ द ईयर कौन है। फिर मुझे बताओगे ग्रेमी अवार्ड का एल्बम ऑफ द ईयर कौन है। फिर आप लोग मुझे ये भी बताओगे कि जो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म के प्राइज होते हैं उसके अंदर बेस्ट छोटी फिल्म जो है, सर्वश्रेष्ठ जो लघु फिल्म है वो कौन सी है, और बेस्ट क्रिटिक की पिक्चर कौन सी है। इतना आप मुझे क्या करके देंगे? टाइप करके देंगे। अब हम देखते हैं IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स ने केपीपी नाम्बियार प्राइज किसको दिया है? इसरो के चीफ S सोमनाथ को दिया है। क्यों दिया है? कि भाई S सोमनाथ जी हैं, उन्होंने क्या किया है? मानवता हेतु प्रौद्योगिकी को क्या दिया है? बढ़ावा दिया है। क्लियर? चलो अब 77वें बाफ्टा प्राइज, कुछ नहीं करना 77 बाफ्टा प्राइज में, सिर्फ याद रखना है कि सर्वाधिक 7 प्राइज जो है वो किसने जीते हैं? ओपनहीमर ने जीते हैं। पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब देखो शशि थरूर, तो जो शशि थरूर है इनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेबेलिथ डे ला लीजियन डी ओनूर, तो आपको क्या याद रखना है? लीजियन याद रखना है। कौन सा शब्द याद रखना है? लीजियन। तो आप याद रखें कि फ्रांस जो है, फ्रांस ने भारत के एक व्यक्ति हैं शशि थरूर, उनको अपना सर्वोच्च सम्मान लीजियन प्राप्त दिया है। क्या दिया है? सर्वोच्च सम्मान लीजियन। अब कैसे करोगे? तो देखो अब पहुंच जाओ फ्रांस, और फ्रांस पहुंचकर क्या करो? फ्रांस पहुंचकर एक सम्मान बनाओ। वो सम्मान कौन सा है? लीजियन। ये सम्मान सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, बेस्ट नागरिक को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? सर्वोच्च नागरिक को दिया जाएगा। और इस बार ये सम्मान किसको दिया है? तो इस बार ये सम्मान दिया है आपका शशि थरूर को। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। अब देखो फिर से अदिति आ गई है। डॉक्टर अदिति को GD बिरला पुरस्कार वर्ष 2023 के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए दिया गया है। तो जनरली बहुत कम होता है कि GD बिरला प्राइज पूछे, पर कई बार एग्जामिनर कहते हो ना एकदम भीम काय मूड में होता है ना, तब वो पूछ लेता है। तो आप ध्यान रखना कि GD बिरला जो प्राइज है वो वर्ष 2023 के लिए डॉक्टर अदिति को मिला है वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए। अब देखो नीरज चोपड़ा कौन है भाई? नीरज चोपड़ा फिर से क्यों फेमस हुए? तो स्विट्जरलैंड के अंदर एक जगह है जंग फ्राउंजोक, इस जगह के आइस पैलेस के अंदर, मशहूर आइस पैलेस के अंदर एक नाम की पट्टी चली, और वो नाम की पट्टी क्या है? नीरज चोपड़ा की है। तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है कि मान लो ये आपका स्विट्जरलैंड है, और इस स्विट्जरलैंड के अंदर एक जगह है, उस जगह का नाम क्या है? जंग फ्राउजोक। क्या है? जंग फ्राउजोक। अब ये जो जंग फ्राउजोक है इसका एक आइस पैलेस है। क्या है? इसका एक आइस पैलेस। ये जो आइस पैलेस है, इस आइस पैलेस के अंदर नाम की पट्टी चलाई गई है। किसके नाम की पट्टी चलाई गई है? तो नीरज चोपड़ा के नाम की पट्टी चलाई गई है। अब नीरज चोपड़ा के नाम से आप सब परिचित है, लगातार 2 ओलंपिक के अंदर इन्होंने पदक जीता है, इस बार इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक, तो आगे चले। चलो हाँ, मल्लियूर भगवत हंसा स्मृति ट्रस्ट केरल। तो देखो मल्लियूर भगवत हंसा ट्रस्ट जो है वो केरल का है, इनके द्वारा जारी किया जाता है शंकर स्मृति पुरस्कार। ये शंकर स्मृति पुरस्कार इस साल किसको दिया जा रहा है? तो पंडित ईश्वरी प्रसाद नमूद्री को। देखो नमूद्री जो होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं, और सभी ब्राह्मणों में सर्वोच्च ब्राह्मण होते हैं, और ये केरल से ही होते हैं, और केरल का ही ट्रस्ट है मल्लियूर भगवत हंसा स्मृति ट्रस्ट, और उन्हीं का जो है वो शंकर स्मृति पुरस्कार जो किसे मिला है? पंडित ईश्वरी प्रसाद नमूद्री को प्राप्त हुआ है। क्लियर? तो आगे चलते हैं। अब हम आ गए हैं कहां पे? खेल परिदृश्य। अब खेल परिदृश्य घुसने से पहले मुझे 2 सेकंड दीजिए ताकि मैं पानी पी सकूं, क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी है तो गला क्या हो जाता है, बीच बीच में सूख जाता है। तो 2 सेकंड में मैं वापस आ रही हूं।
तो ठीक, अब मैं वापस आ गई हूँ। अब हम पढ़ेंगे खेल परिदृश्य। तो बहुत इजी तरीके से पढ़ना है। देखो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया क्या है, क्रिकेट में एकदम तेज तरार व्यक्ति। अब ऑस्ट्रेलिया ने अब फिर क्या कर दिया है बड़ा काम, तो बहुत सिंपल सी है। ऑस्ट्रेलिया ने 15वें अंडर 19 विश्व कप, कि जो अंडर 19 का विश्व कप हुआ है 15वां जो अंडर 19 का विश्व कप हुआ है, उसमें फिर से ऑस्ट्रेलिया क्या करा है, जीत गया है। मतलब ऑस्ट्रेलिया वाले ताबड़तोड़ क्रिकेट खेलते हैं, और ये जो ऑस्ट्रेलिया वाले ताबड़तोड़ क्रिकेट खेलते हैं, 19 साल के लड़के इतना अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं कि 15th अंडर 9 में भी ये चौथी बार विजेता बन गए हैं। और इन्होंने हराया किसको है, तो हर बार की तरह भारत को हराया है। तो देखो ऑस्ट्रेलिया चौथी बार ये खिताब जीतने में सफल रहा है, और उप विजेता किसे बनाया गया है, भारत को बनाया गया है। भारत को हरा के ऑस्ट्रेलिया क्या कर गया है, जीत गया है। अब देखो 15वां जो अंडर 19 वर्ल्ड कप है वो 19 जनवरी से 11 फरवरी 2024 को दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। तो सिंपल क्या याद रखना है कि हमको जाना है दक्षिण अफ्रीका। चले अपन सब दक्षिण अफ्रीका मस्त घूम के आ जाएंगे, दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में लायन से मिल के आ जाएंगे, ठीक है। अच्छे खासे शेर है उनके जंगलों में, उनसे मिल के आ जाएंगे। नहीं नहीं, गेम खेलने जाना है, दक्षिण अफ्रीका जाएंगे। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे 15वीं अंडर 19 वर्ल्ड कप हो रहा है। इस वर्ल्ड कप को जीता किसने है, तो भाई क्रिकेट के बेताज बादशाह ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और ऑस्ट्रेलिया ने ये लगभग चौथी बार जीता है। फिर ऑस्ट्रेलिया ने भला हराया किसे है, तो हराया आपके और मेरे प्यारे से भारत को है। इतनी सी बात हमें क्या करनी है, याद रखनी है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। मैंने कहा ना गेम में एकदम कूल रहना है। गेम में अगर हम ज्यादा क्या हो गए, उलझ गए, ज्यादा हमने टेंशन ले लिया, तो गेम हमारा पूरा सिस्टम क्या कर देगा, बिगाड़ देगा। महिला बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024। अब महिलाओं की बैडमिंटन की एशिया की टीम चैंपियनशिप हो रही है, ठीक। इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि महिलाओं की कौन सी है, बैडमिंटन वाली। अब ये बैडमिंटन वाली कौन सी चैंपियनशिप है, एशिया वाली है बैडमिंटन। एक मिनट, बैडमिंटन। अब ये कौन सी है, एशिया वाली है। कौन सी है, एशिया वाली। अब ये हो कहाँ रही है आपके, तो बहुत सिंपल सी बात है, मलेशिया में हो रही है। कहाँ पे हो रही है, मलेशिया के अंदर। कौन से नंबर की है, तो 5th है, 5वीं है। अब मलेशिया में गिनो 1 2 3 और फिर से 4 शब्द ही निकले, 5वीं है। याद रखना कौन सी है, 5वीं। इसमें विजेता कौन है, इसमें विजेता है आपके भारत। अब आपको उपविजेता भी याद रखना है। भारत ने किसको हराया है, थाईलैंड को हराया है। किसको हराया है, थाईलैंड को हराया है। तो बहुत सिंपल है कि एशिया की महिलाओं की एक चैंपियनशिप हुई है 2024 में, 5वें नंबर की मलेशिया में। मलेशिया में हुई है, भारत बेचारा फाइनल तक पहुंचा, लेकिन हार गया किससे, थाईलैंड से हार गया। वहीं पुरुष बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है, चीन ने जीता है। देखो महिलाएं कितनी गजब है कि हम तो जीत के आ रही हैं, ठीक। हम तो क्या करके आ रही हैं, जीत के आ रही हैं थाईलैंड को। वहीं पुरुषों वाली जो प्रतियोगिता है उसमें पुरुष टीम नहीं जीती है, उसके अंदर चीन का दबदबा क्या रहा है, कायम रहा है। चीन ने किसको हराया है, मेजबान देश मलेशिया को हराया है। क्लियर, आगे चलते हैं। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं, खेल में रिवीजन करना बहुत जरूरी है। महिलाओं वाला बैडमिंटन वाला चैंपियनशिप, और ये किसका है, एशिया का है। जीता कौन है भाई, तो जीता कौन है, जीता हमारा प्यारा भारत है। और किसको हराकर जीता है, तो भाई थाईलैंड को हराकर जीता है। किसको हरा के जीता है, थाईलैंड को हराकर जीता है। देन आपने ये याद रखना है कि महिला जो पुरुषों वाला टीम है एशिया में, उसमें जीतने वाला कौन है, उसमें जीतने वाला है चीन। और हराया किसको गया है, हराया गया है आपके मलेशिया को। क्लियर। अब देखो अगला इंपॉर्टेंट चीज, BWF पैरा बैडमिंटन। अब बैडमिंटन की कौन सी आ गई है, पैरा बैडमिंटन आ गई है। और पैरा बैडमिंटन का भी क्या है, विश्व चैंपियनशिप 2024। इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकते हैं कि पैरा बैडमिंटन 2024 जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसके बारे में बहुत सारी चीजें। तो देखो 20-25 फरवरी को ये कहाँ हुई है, पटाया थाईलैंड में हुई है। इसमें कुल 18 पदक भारत ने क्या करे, जीते हैं। तो याद रखना कुल कितने पदक जीते हैं भारत ने, 18। अब 3 कितने क्या जीते हैं इसमें, गोल्ड मेडल। याद रखना गोल्ड मेडल कितने जीते हैं, 3। अब ये कौन से 3 लोग हैं जिन्होंने ये गोल्ड मेडल जीते हैं, तो देखो पहला है प्रमोद भगत, बहुत इंपॉर्टेंट है, टोक्यो ओलंपिक्स में भी जीते थे। तो प्रमोद भगत SL3 में
स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। फिर देखो सुहास यथिराज, ये अभी पैरा ओलंपिक्स में भी जीत के लाए हैं। तो ये सुहास यथिराज SL4 में इन्होंने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, तो देखो बहुत सिंपल है कि पैरा बैडमिंटन की भी वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही है। कहाँ हो रही है भाई, पटाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, थाईलैंड जाना पड़ेगा। वहां से हम कितना पटाके लाए हैं, 18 पटाके लाए हैं, उसमें से 3 गोल्ड है। पहला गोल्ड किसके पास है, प्रमोद भगत के पास है। दूसरा गोल्ड किसके पास है, सुहास यथिराज के पास है। प्रमोद भगत जो है वो SL3 से है और सुहास यथिराज SL4 से है। अब तीसरा व्यक्ति कौन है, तो तीसरा व्यक्ति है आपके कृष्णा नागर, वो SH6 में है। तो हमें बेसिकली सिंपल याद रखना है कि हमें क्या खेलना है, पैरा बैडमिंटन। और ये पैरा बैडमिंटन का कौन सा बैडमिंटन, एक मिनट, पैरा बैडमिंटन। अब इसमें हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने वर्ल्ड चैंपियनशिप को देखना है। तो ये 2024 में ही हो रही है। कहाँ हो रही है, पटाया थाईलैंड में हो रही है। पटाया थाईलैंड के अंदर हो रही है। अब ये जो पटाया थाईलैंड के अंदर हो रही है ना, इसके अंदर आपने क्या ध्यान रखना है कि जो पटाया थाईलैंड में ये पैरा बैडमिंटन हुई, भारत ने टोटल कितनी बटाई, देखो भारतीयों ने टोटल कितनी बटाई, 18 बटाई। उसमें भी 3 क्या लिए, गोल्ड। 3 गोल्ड लेने वाले लोगों के नाम, तो पहले कौन है, प्रमोद भगत हैं। दूसरे कौन है, सुहास यथिराज हैं। और तीसरे कौन है, कृष्णा नागर है। तीसरे कौन है, कृष्णा नागर हैं। जो प्रमोद भगत हैं वो हैं आपके SL3 से, सुहास यथिराज की कैटेगरी SL4 है और कृष्णा नागर की SH6 है। ठीक, अब हम देखते हैं आगे की तरफ। अब देखो स्विट्जरलैंड में बर्गडॉफर स्टेथोस ओपन में पोलैंड के ग्रैंड मास्टर जासेक स्टोपा को भारतीय मूल के अस्वस्थ कौशिक ने मात दी है। सिर्फ रीड करना है कि 8 साल के अस्वस्थ कौशिक ने 37 इयर्स के ग्रैंड मास्टर जासोक को क्या करा है, हराया है। जस्ट क्या करना है, रीड करना है और आगे बढ़ना है। चले, तो इसे सिर्फ हमें पढ़ना है, ज्यादा लोड नहीं लेना इस पर। ठीक, अब देखो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अभी आपने देखा होगा, थोड़े दिन पहले न्यूज में था कि शतरंज की एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता फिर से भारतीय लोग जीते हैं, गोल्ड मेडल लाए हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो अंतरराष्ट्रीय शतरंज का जूनियर वाला, सिर्फ क्या करना है, इंटरनेशनल चेस का कौन सा हिस्सा ले आना है, इंटरनेशनल चेस का सिर्फ जूनियर हिस्सा ले आना है। अब ये जूनियर हिस्से में क्या देखनी है आपको, रैंकिंग देखनी है, और ये रैंकिंग भी इंपॉर्टेंट है। अब इस रैंकिंग में देखना कि टॉप 10 के अंदर भारत के कितने खिलाड़ी हैं, 5 भारतीय खिलाड़ी हैं। कितने हैं, 5। अब देखो फर्स्ट नंबर पे कौन है, फर्स्ट नंबर पे है प्रागनंदा। थर्ड नंबर पे कौन आया है, डी गुकेश। 6th नंबर पे कौन है, स्टेन। और 7th नंबर पे कौन है, सदवानी। और 10th नंबर पे कौन है, लियोन ल्यूक। ये पांचों भारतीय जो हैं वो टॉप 10 में आए हैं। सबसे फर्स्ट नंबर का नाम याद रखना है, प्रगनंदा। थर्ड नंबर पे कौन है, डी गुकेश। 6th नंबर पे कौन है, निहान स्टेनन है। और 7th नंबर पे कौन है, साधवानी है। और 10 नंबर पे कौन है, लियोन ल्यूक है। क्लियर, इसको सिर्फ क्या करना है, आपको फिर से पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे नाम हैं। प्रगनंदा और डी गुकेश का नाम आपको स्पेशली याद रखना है, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड पोजीशन, टॉप 3 पोजीशन पे 2 इंडियंस है। ठीक है, चलो। वहीं लड़कियों की जूनियर फिडे रैंकिंग में टॉप 10 में कितनी लड़कियां हैं, 2। अब देखो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई कि टॉप 10 में कितनी लड़कियां हैं, 2 लड़कियां हैं। सेकंड नंबर पे कौन है, सरयू वेलपुल्ला है। और थर्ड नंबर पे कौन है, आपकी दिव्या देशमुख। तो देखो बहुत सिंपल है कि अगर मेल रैंकिंग की बात करें, जूनियर मेल रैंकिंग की बात करें, तो उसके अंदर टॉप 10 के अंदर 5 भारतीय हैं। लेकिन आपको फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर याद रखना है। फर्स्ट नंबर है प्रगनंदा और थर्ड नंबर कौन है, आपका डी गुकेश है। अब आ जाते हैं यही जूनियर फीमेल की रैंकिंग। जूनियर फीमेल में टॉप 10 में 2 ही लड़कियां हैं, लेकिन दोनों ही टॉप 3 में हैं। सेकंड नंबर पर है आपकी सरयू वेलपुल्ला और थर्ड नंबर पर है आपका दिव्या देशमुख। ठीक, आगे चलते हैं। अब ये दिव्या देशमुख इंपॉर्टेंट है, अभी जो चैंपियनशिप हुई है ना उसमें भी शामिल रही हैं, और प्रगनंदा भी उसमें शामिल थे, डी गुकेश भी उसमें शामिल थे। ISSF वर्ल्ड कप, अब देखो ISSF का वर्ल्ड कप हुआ है, 10 मीटर जूनियर्स 10 मीटर वर्ल्ड कप है। 10 से 18 फरवरी 2024 को हुआ है, ग्रेनाडा स्पेन में हुआ है। इसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं, 10, जिसमें से स्वर्ण की संख्या कितनी है, 4।
तो बस इसको क्या करो, पढ़ो कि भाई शूटिंग का अभी वर्ल्ड कप हुआ है 10 मीटर का, जूनियर्स का हुआ है, हुआ कहाँ है, स्पेन में हुआ है, ग्रेनाडा स्पेन में। भारत कितने पदक जीत के लाया है, तो देखो 10 मीटर की है तो 10 ही पदक जीत के लाया है, उसमें से कितने स्वर्ण हैं, 4 स्वर्ण हैं। क्लियर। अब देखो एशियन इंडोर एथलेटिक्स, तो आप याद रखो इंडोर एथलेटिक्स। अब ये इंडोर एथलेटिक्स जो है वो फरवरी 2024 को, अब एशिया की है तो कहाँ हुई है, तेहरान ईरान में। तो एशियन एथलेटिक्स भी याद कर सकते हो, एशियन एथलेटिक्स भी याद कर सकते हो, तेहरान ईरान में हुई है। भारत पदक तालिका में 5वें स्थान पे रहा है। भारत ने कितना जीता है, 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। और शीर्ष स्थान पे कौन रहा है, आपका चीन रहा है, जिसने कुल कितने पदक जीते हैं, 16 पदक जीते हैं। तो सिंपल याद रखो कि तेहरान ईरान जाएंगे और वहां पे अंदर जाके एथलेटिक्स खेलेंगे और खेलकर कितने पदक ले आएंगे, 3 गोल्ड मेडल ले आएंगे और 5वां स्थान भी क्या कर लेंगे, सिक्योर कर लेंगे। लेकिन फर्स्ट रैंक पे तो कौन रहना है, चीन रहना है। ठीक। हाँ, अब देखो इस एथलेटिक्स के अंदर भारतीय स्वर्ण पदक विजेता, बेसिकली आप क्या करें, आप गए ईरान, ईरान में भी कौन सी जगह गए आप, तेहरान। तेहरान क्यों गए थे भाई आप लोग, क्योंकि आपको अंदर जाकर क्या करना था, एथलेटिक्स करना था, एथलेटिक्स, एथलेटिक्स करना था। अब आपने जो अंदर जाके एथलेटिक्स किया उसमें भारत को क्या हासिल हुआ, तो देखो भारत को 5वां स्थान हासिल हुआ और कितने गोल्ड मिले, 3 गोल्ड मिले। अब ये 3 गोल्ड में पहला कौन है, हरमिलन बैंस, महिला है ये, 1500 मीटर दौड़ में। ठीक, तो हरमिलन बैंस। फिर देखो ज्योति, महिला है 60 मीटर के अंदर, ज्योति याराजी 60 मीटर बाधा दौड़। फिर देखो तजिंदर रामपाल सिंह, ये भी महिला है शॉर्ट पुट के अंदर। तो देखो तीनों की तीनों कौन है, महिलाएं हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। हरमिलन है, ज्योति है, तजिंदर पाल सिंह है, ये भी महिला है। एक ने 1500 मीटर में जीता है, एक में 60 मीटर ने जीता है और एक ने शॉर्ट पुट में जीता है। रजत पदक जीतने वाली भी महिला है, वो कौन है, अंकिता हयानी है, 3000 मीटर की दौड़ के अंदर। हाँ, अब खेल परिदृश्य समाप्त हुआ। अब हम किस पे आते हैं, चर्चित व्यक्ति पर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चर्चित व्यक्ति है जस्टिस A.M. खानवालकर। भारत के नए क्या बन गए हैं, लोकपाल के अध्यक्ष बन गए हैं। और लोकपाल सिलेबस में लगता है तब तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको ध्यान रखना है कि भारत के पहले लोकपाल जो हैं वो कौन बने हैं, तो A.M. खानवालकर बने हैं। अब लोकपाल में और कौन कौन है, तो देखो अध्यक्ष, दूसरा जो अध्यक्ष हैं वो बने हैं अजय माणिक नाव खानविलकर। देखो जो भी एग्जाम है ना और जिसमें लोकपाल सिलेबस में है, सेकंड ग्रेड के है और फर्स्ट ग्रेड के अंदर नहीं है, RS के अंदर है, वहां से ये क्वेश्चन जरूर आएगा। चाहे फरवरी 2024 का करंट अफेयर्स है, पर पूछा जाने की संभावना 99% है। अजय माणिक नाव खानविलकर। अब इसके अंदर और कौन कौन से न्यायिक सदस्य हैं, तो न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी और न्यायमूर्ति संजय यादव। तो याद रखना लिंगप्पा और संजय, 2 नाम याद रखना, लिंगप्पा और संजय। तो खानवालकर जो हैं वो बने हैं आपके लोकपाल के अध्यक्ष और उनके साथ 2 न्यायिक सदस्य के तौर पे एक लिंगप्पा को ध्यान रखना और एक संजय यादव को ध्यान रखना। ठीक, अब फिर देखो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी भी है, ऋतुराज अवस्थी भी है। तो 3 लोग हो गए, एक हो गए आपके लिंगप्पा, एक हो गए आपके संजय और एक क्या हो गए आपके ऋतुराज। कौन हो गए, ऋतुराज। क्लियर। फिर देखो अन्य सदस्य के रूप में कौन है। अब अन्य सदस्य के रूप में आपको ज्यादा याद नहीं रखना, सुशील चंद्र, पंकज स्वामी और अजय कीर्ति, ये नहीं याद रखने। अब आता है अगला इंपॉर्टेंट, नंद किशोर यादव, बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष। बस याद रख लो, बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, नंद किशोर यादव। फिर अगली इंपॉर्टेंट चीज जो क्वेश्चन में उठ सकती है वो कौन सी है, ICAI जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का एसोसिएशन है, CA का जो एसोसिएशन है इंडिया का, उसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं, रणजीत कुमार अग्रवाल बने हैं। वो इसके 72वें अध्यक्ष बने हैं। तो रणजीत कुमार, देखो रणजीत नाम आपने बहुत सुना होगा ना, तो जब भी रणजीत कुमार नाम सुने तो बनाना कि भाई CA का जो भी नया चेयरमैन है 72 नंबर, वो कौन है, आपका रणजीत कुमार है। क्लियर। फिर देखो ICAI के उपाध्यक्ष कौन है, ये भी ध्यान रखे, उपाध्यक्ष है आपके चरणजीत सिंह नंदा, चरणजीत सिंह नंदा। तो रणजीत कुमार अग्रवाल है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन है, चरणजीत सिंह नंदा है।
फिर देखो रणजीत कुमार अग्रवाल ने अनिकेत एस तलाटी का स्थान लिया है। ये हम सिर्फ दिमाग में रखेंगे कि अनिकेत का स्थान किसने ले लिया है, रणजीत ने ले लिया है। और चरणजीत सिंह नंदा जो हैं वो उपाध्यक्ष बने हैं। ठीक, तो दोनों के नाम के पीछे जीत जीत आता है। हाँ, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। तो देखो उत्तराखंड ने तो इस बार रिकॉर्ड तोड़ना है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश किसे बनाया गया है, मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है, जस्टिस रितु बेरी को बनाया गया है। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इंपॉर्टेंट, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसे बनाया गया है आपके, तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को। किसको बनाया गया है, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को। फिर देखो संजय वर्मा यूपीएससी के सदस्य नियुक्त हुए हैं। ये 1990 बैच के क्या हैं, आईएफएस ऑफिसर हैं। अध्यक्ष नहीं बनाए हैं संजय वर्मा, यूपीएससी में सदस्य बनाए गए हैं। फिर देखो भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर, मुख्य हाइड्रोग्राफर की पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस पे किसको बिठाया गया है, लोचन सिंह पढ़ानिया को बिठाया गया है। क्लियर। तो देखो उपेंद्र द्विवेदी का नाम याद रखना, ऋतु बेरी का नाम याद रखना, अपने जो ये रणजीत जी हैं उनका नाम याद रखना, और उपाध्यक्ष के तौर पर सीए के इंस्टीट्यूट के चरणजीत सिंह का नाम याद रखना। ठीक, तो आगे चलें अपन, चलो। हाँ, अब देखो ट्राई, ट्राई का नया जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया है, वो बनाया गया है अनिल कुमार लाहोटी को। फिर देखो सोनाली कोड, कौन है ये भारतीय मूल की महिला है। इन्हें यूएसएआईडी, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के ब्यूरो फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का प्रशासक नियुक्त किया गया है। तो सब छोड़ो, आराम से याद करो। देखो यूएसएडी, यूएसएड एक संस्था है, उस संस्था के अंदर भारतीय मूल की एक व्यक्ति है, वो है सोनाली कोड। अब आपको सोनाली बेंद्रे भी याद आ रही है ना, तो नाम डालिए दिमाग में सोनाली। तो सोनाली जो कोड एक भारतीय मूल की महिला है, उसको यूएसएड के अंदर एक प्रशासक नियुक्त किया गया है। किसके लिए, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच के लिए। ह्यूमैनिटेरियन क्या होता है भाई, इंसानियत के लिए। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है नेक दिली रखना, इंसानियत रखना। तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए हम भारतीय एक मूल की महिला सोनाली कोर्डो को किस में ले जा रहे हैं, यूएसएआईडी में ले जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, पूछी जा सकती है। फिर देखिए आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के 27वें अध्यक्ष कौन बने हैं, 27वें अध्यक्ष नवाफ सलाम। कौन बने हैं, नवाफ सलाम बने हैं। ठीक, आईसीजे के नए जो अध्यक्ष हैं, 27वें जो अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं, नवाफ सलाम, ये लेबनानी हैं। तो सलाम ठोकते हैं ना, तो याद रखना इस बार आपको आईसीजे का 27वां जो अध्यक्ष है उसको भी सलाम ठोकना है, उनका नाम है नवाफ सलाम। हाँ, अब देखो कौन कौन गुजर गया। तो फली एस नरीमन, बहुत अच्छे कानूनविद थे, फली एस नरीमन, इनका क्या हो गया है, निधन हो गया है। फिर याद रखना हिंदी और मैथिली की प्रख्यात लेखिका उषा किरण खान का भी क्या हो गया है, निधन हो गया है। फिर प्रसिद्ध कश्मीरी कवि और पत्रकार फारूक जानकी का भी निधन हुआ है। फिर फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं, अलेक्जेंडर स्टब। तो फली एस नरीमन थे, कानून जानकार थे, कानून के जानकार थे, उनकी डेथ हुई। हिंदी और मैथिली की बहुत अच्छी एक लेखिका थी उषा किरण खान, उनका भी डेथ हुआ। और प्रसिद्ध कश्मीरी कवि और पत्रकार फारूक जानकी, उनका भी निधन हुआ। सिर्फ क्या पढ़ना है, एक बार रीड कर लेना है। आगे चलते हैं, शुभमन गिल। देखो भाई शुभमन गिल, शुभमन गिल को कौन नहीं जानता है ना, सब जानते हैं। शुभमन गिल अपने क्रिकेट से ज्यादा अपनी डैश डैश के लिए फेमस है ना, कि कितने अफेयर हुए हैं शुभमन गिल के, रोज ढूंढना पड़ता है कि अब कौन है शुभमन गिल के साथ। तो शुभमन गिल को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब के लिए नया स्टेट आइकन घोषित किया गया है। पूछा जा सकता है कि पंजाब के लिए नया स्टेट आइकन लोकसभा चुनाव के अंदर किसे घोषित किया गया है, तो शुभमन गिल को घोषित किया गया है। वरुण घोष जो ऑस्ट्रेलियाई संसद के पहले सीनेटर हैं, उन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखकर क्या खाई है, शपथ ली है। देखो बहुत बड़ी बात है, ऑस्ट्रेलिया के संसद के अंदर पहले जो सीनेटर बने हैं वरुण घोष, उन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखकर क्या खाई है, शपथ खाई है। और ये चीज क्या हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक, तो आगे चलें, चलो अब चर्चित स्थान देख लेते हैं। तो देखो सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया है,
निरंजन शाह कर दिया है। क्या कर दिया है? निरंजन शाह। तो सौराष्ट्र को रिप्लेस कर दो, सिंपल सौराष्ट्र को किससे रिप्लेस कर दो? निरंजन शाह से क्या कर दो? बदल दो। तो सौराष्ट्र के आगे क्या लगा दो? अब निरंजन शाह लगा दो। अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट ग्रेड के अंदर कुछ पुस्तकें पूछी जाती हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। स्कल्प्टेड स्टोन। अब देखो स्कल्प्टेड का मतलब होता है कारीगरी करना, स्टोन का मतलब पत्थर। तो पत्थर पर कारीगरी वाली एक शीर्षक की बुक है स्कल्प्टेड स्टोन मिस्ट्रीज ऑफ मामल्लपुरम। देखो मामल्लपुरम के जो मंदिर हैं वो बहुत सुंदर है, उस पर जो पत्थरों पर इतनी अच्छी नक्काशी हुई है उसको लेकर एक बुक लिखी गई है। वो किसने लिखी है? प्रभु ही लिख सकते हैं, तो अश्विन प्रभु। क्लियर? फिर देखो महास्वप्नी कड़ू, पत्रकार पी विक्रम। महास्वप्नी कड़ू जो है वो पत्रकार पी विक्रम ने लिखी है, और ये जो महास्वप्नी कड़ू है ये जो चंद्रबाबू नायडू है उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उन पे लिखी गई है। फिर इरफान खान जो कि एक बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, उन इरफान खान पर अ लाइफ इन मूवीज, इरफान अ लाइफ इन मूवीज लिखा है शुभ्रा गुप्ता ने। तो ये कुछ चर्चित पुस्तकें हैं जो आपने फर्स्ट ग्रेड के लिए क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। अच्छा, तो देखो करंट अफेयर्स की क्लास बड़ी लंबी थी, पानी भी पीना पड़ा, बीच में आप लोगों को भी सांस खाना पड़े तो सांस खा लेना, पर पूरी क्लास ढंग से देखना, भले टुकड़ों टुकड़ों में देखना लेकिन अच्छे से देखना, रिवीजन करना। अब नेक्स्ट क्लास में हम राजस्थान का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, साथ में ये देखेंगे कि इस फरवरी के करंट अफेयर्स से कौन कौन से क्वेश्चन आरपीएससी ने अपने वेरियस एग्जाम के अंदर पूछे हैं। तो अगली क्लास के लिए फिर क्या रहना? तैयार रहना, ताकि फटाफट से क्या दे सको? आंसर दे सको। तो ठीक, अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। और क्लास को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय।